from question number one. So in question number one, the statement में हमें ये बताया जा रहा है कि the length of a rectangle is increased by 20% and its breadth is decreased by 20%. By what percent does the area of the rectangle vary? It's a repeated question. So एक rectangle है हमारे पास जिसकी length को हम लोगों ने increase किया है, डिक्रीज किया है सॉरी बाय 20% और उसकी विड्थ को इंक्रीज किया है बाय 20%. सो जो नया एरिया होगा उसके ऊपर क्या डिफरेंस आएगा. सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है. सो एक रेक्टेंगल है, मैं ये सपोज करता हूं कि उसकी जो लेंथ थी, ओरिजिनल जो लेंथ थी, लेट से दैट वाज 10, उसकी ओरिजिनल विड्थ भी जो थी दैट वाज आल्सो 10. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास कैसे आएगा? 10 इंटू 10. खैर ये रेक्टेंगल एक स्केयर बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. रेक्टेंगल स्केयर जो है रेक्टेंगल्स ही होते हैं बट उनकी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं. 10 इंटू 10 करेंगे 100 आ जाएगा हमारे पास. सो 10 मैंने क्यों लिया, मैंने वैल्यू सपोज की क्योंकि इसमें परसेंटेज निकालना, इंक्रीज करना डिक्रीज करना मेरे लिए आसान है. अब स्टेटमेंट में ये मुझे कहा जा रहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज हो गई है बाय 20%. सो लेंथ जो है वो 20% इंक्रीज हो गई है. सो 10 का 20% इज 2 करके देख लो. मैंने बताया हुआ है कि किसी भी नंबर का 20% निकालना है तो उसको 20% से मल्टीप्लाई करा दोगे, राइट. सो परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, जीरो के साथ कैंसिल, 2 आ जाएगा. सो 20% इंक्रीज का मतलब है कि न्यू लेंथ इज 12. सो द न्यू लेंथ इज 12 एंड देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 20% इन द विड्थ. सो अगर विड्थ के अंदर 20% का डिक्रीज है, सो द न्यू विड्थ 20% 2 बन रहा है. सो विड्थ क्या बन जाएगी डिक्रीज होने के बाद? 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगी. So the new area is 12 into 8. So 12 8s is 96. So the older area was 100 square units and the new area is 96 square units. So there is a difference of 4 square units. तो जो आपका नया एरिया आएगा that will be reduced by 4%. तो नया नया एरिया आपका 4% रिड्यूस हो गया है क्योंकि वो 4 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो गया था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in a house of 15%, food was sufficient for 5 persons. Food was sufficient for 30 days. So in a house of 15%, food was sufficient for 30 days. So the statement says that there is a house in which we have a food for 15% and that too for 30 days. 5 persons left the house. So second info ये मिल रही है मुझे कि 5 लोगों ने घर को छोड़ दिया. अब कितने दिनों के लिए फूड सफिशिएंट होगा? For how many days the food would be sufficient? So in such situation, I have already told you guys that you need not to worry. You have to calculate the total number of meals या total amount जो भी वहां पे चीज या क्वांटिटी वहां पे होगी आप उसका टोटल निकाल लिया करो और उसको फिर जो गिवन चीज है उससे डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाता होता है. तो ये ट्रिक या टिप मैंने आपको बताया हुआ है. सो मैं अगर टोटल मील्स की बात करता हूं तो टोटल मील्स कितनी बनेंगी? सो द टोटल मील वाज फॉर 15 पीपल फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज. सो 15 इंटू 30 करेंगे तो मेरे पास 450 मील्स बनती हैं. 450 मील्स बनती हैं. अब द स्टेटमेंट सेज दैट 5 पीपल लेफ्ट द हाउस. सो 15 लोग थे, 5 people have left the house. So the new number of people in the house or person in the house will be 10. So 15 में से 5 चले गए, 10 लोग रह गए. 450 को आप 10 से डिवाइड कर लोगे. 450 को आप 10 से डिवाइड करोगे. सो पहले जो फूड सफिशिएंट था 30 डेज के लिए 15 लोगों के लिए, अब वो आपको सफिशिएंट है फॉर 45 डेज. द सेम फूड इज नाउ सफिशिएंट फॉर 45 डेज व्हेन 5 पीपल लेफ्ट द हाउस. तो 5 लोगों ने अगर वो घर छोड़ दिया, सो जो पहले फूड वाज सफिशिएंट वाज इनफ फॉर 30 days for 15 people is now sufficient for 10 people for 45 days. people 10 क्यों हुए हैं? स्टेटमेंट में खुद कहा गया है कि 5% left the house. ठीक है. सो 5% left the house was mentioned in the question. so moving on. एक मिनट, इसको दोबारा एक बेहतर सारा सर्कल ड्रॉ करते हैं. सो एक सर्कल है ये मेरे पास. सो what I have here is जो सर्कल का सेंटर है that lies on the origin. ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं. सपोजिडली ओरिजिन यहाँ पे है. ठीक है, और वो ओरिजिन के ऊपर लाई करता है. ओरिजिन के ऊपर अगर वो लाई करेगा तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0 होते हैं. ठीक है. सो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होंगे आपके पास. सो ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, 0,0 है ये. अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो वो क्या होगा? एक्स एक्सिस पे मैं 5 मिनट चलाऊं, वाई पे मैं कुछ भी नहीं चला, राइट.
सो 0,0 है, यहाँ पे जब मैं इस पे आऊंगा तो ये पॉइंट बनता है 5,0, सो इट लाइज ऑन द सर्कल। सो द नेक्स्ट गिवन पॉइंट इज 5,5, सो एक्स के ऊपर भी 5 चलो, वाई के ऊपर भी 5 चलो, वाई के ऊपर 5 चलोगे तो ये पॉइंट बनेगा 5,5, सो दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द सर्कल, राइट। ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया इट्स नॉट ऑन द सर्कल। चेक कर लेते हैं 0,5 का क्या मतलब है। एक्स एक्सिस पे मैं कुछ भी नहीं मूव किया एंड नाउ आई हैव मूव्ड 5 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस, सो 0,5 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा -5,0। सो -5,0 की ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं इसके ऊपर 5 यूनिट्स चलाऊं, राइट, -5 इस तरफ बनता है तो 0 आ जाएगा। सो एक्स का नेगेटिव कहाँ होता है, इस तरफ होता है। एक्स का पॉजिटिव कहाँ होता है, इस तरफ होता है। वाई का पॉजिटिव अपवर्ड्स, वाई का नेगेटिव डाउनवर्ड्स, राइट। सेम सिमिलरली अब पॉइंट अगर होता -5,5 तो वो भी सर्कल पे लाई ना करता। -5 वाई एक्स एक्सिस पे, -5 वाई एक्सिस पे, यहाँ पे कहीं पॉइंट बनता। So this point 5,5 is not on the circle, right? So moving on to the next question. So in the next question, three business partners have shared a profit of rupees 24,000 in the ratio of 5:4:3. So तीन business partners हैं, वो profit share कर रहे हैं in the ratio of 5:4:3. What is the amount of the least share? सबसे कम जिस पार्टनर का शेयर है आपने ये बताना है कि उसकी अमाउंट जो है वो कितनी बनती है, ठीक है। सो टोटल अमाउंट 24,000 है। एक पार्टनर का जो शेयर है दैट इज 5x, नेक्स्ट पार्टनर का शेयर इज 4x, 3x आ जाएगा नेक्स्ट पार्टनर का शेयर। तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर इज 24,000, राइट। सो 24,000 आ गया। ऐड अप करेंगे 12x इज इक्वल टू 24,000 आ जाएगा मेरे पास। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2,000 और जो लीस्ट शेयर है वो इस पार्टनर का डैट इज 3x। सो 3 इंटू 2 कर लेंगे हम लोग। सो 3 इंटू 2 विल बी 6,000। सो जो लीस्ट पार्टनर है उसका जो शेयर है वो मेरे पास 6,000 रुपीज है, राइट। सो यही मैंने बताना था। सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या किया करो, जो गिवन आपके पास कह सकते हो कि जो उनके पार्ट्स होते हैं उनको आप ऐड कर लो यूजिंग x से आपको एक पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। सो नाउ दिस द लीस्ट वन हैड 3 शेयर्स, 3 पार्ट शेयर। सो 3 इंटू एक्स किया 6,000 मेरे पास, आई गॉट द आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A village has 5,860 voters. A repeated question. It was there in the fall 2024 एग्जाम, ठीक है। एनटीएस के अंदर भी ये आता रहा है, फास्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता रहा है। 5,860 वोटर्स हैं जिसमें से 7% दे फॉरगेट टू वोट, ठीक है, दे फॉरगॉट टू वोट, राइट। In order to win an election, a candidate must gain at least 50% of the remaining votes. How many votes does he need in order to win? So क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि एक विलेज है जहां पे जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनकी जो तादाद है दैट इज 5,860 वोटर्स, जिसमें से 7% लोग जो हैं दे डोंट वोट, उन्होंने वोट ही नहीं किया। अब एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 50% ऑफ द वोट्स चाहिए। इसका मतलब है अगर 5,860 टोटल वोटर्स हैं, सो अगर 7% ने वोट कास्ट नहीं किया, सो 93% ऑफ द लोगों ने वोट कास्ट किया है। सो 93% ऑफ द लोगों ने वोट कास्ट किया है। अगर मैं इसका 93% फाइंड आउट करता हूं तो आई विल गेट द नंबर ऑफ वोट्स जो कि कास्टेड हैं, जो कि वोट्स पोल्ड किए गए हैं, जो कि वोट्स डाले गए हैं। अब उसमें से भी जीतने के लिए आपको 50% चाहिए। तो 50% का मतलब होता है 1/2 या 50% उसमें से रिमेनिंग के वोट्स चाहिए। आप परसेंटेज के साइन को जब भी खत्म करते हो आप 100 से डिवाइड करते हो, तो मैंने आपको ये ट्रिक ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 5,860 इंटू 93 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, इंटू 50/100 आ जाएगा। 51 जा 52 जा, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो, राइट। दिस 2 को आप इसके साथ कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 और 8 18, 2 9 जा 18, 6 बचा, 93 आ गया। और 93 को आप 10 से डिवाइड करोगे, इस वाले 93 की बात कर रहा हूँ, इसको जब आप 10 से आप डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट मूव कर जाएगा, 293 इंटू 9.3 हो जाएगा। कैलकुलेटर तो पेपर में अलाउ नहीं है, सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
So 293 into 9.3, 3 3s are 9, 3 9s are 27, 27 का यहाँ पे आएगा 7, 2 is carried, 3 2s are 6, 6 में 2 आएगा 8, क्रॉस पुट करेंगे, 9 3s are 27, 7 आएगा, 2 will be carried, 9 9s are 81, 81 में 2 ऐड होगा, 83 का 3 आएगा, 2 will be carried, 9 2s are 18, 18 में 2 ऐड होगा, सो 20 आएगा। ऐड कर लेते हैं, सो ऐड करेंगे 9 7 और 7, 14 का 4, 1 कैरी, 12 का 2, 1 कैरी, सो 1 और 0 1, 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक एरर कर दिया है, सो दिस विल बी 2 7 होना चाहिए था, ये 7 है, ठीक है। ये जब कैरी आएगा ऐड हुआ था, कैरिड आएगा, 7 बन रहा था। और यहाँ पे क्या था कि एक पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट था, सो एक डिजिट के बाद पॉइंट पुट करूंगा, सो दिस विल बी 2724.9। इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे, सो 2725 विल बी योर आंसर। सो मैंने क्या किया है, मैं इस क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मैंने उसको वन स्टेप में सॉल्व किया। सो देखें, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 5860, जिसमें से 93% ऑफ द वोट पड़े हैं। अब जो वोट पड़े हैं उसका 50% ऑफ द वोट चाहिए ना जीतने के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ परसेंटेजेस को खत्म किया। जब भी परसेंटेजेस के साइन को खत्म करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। सो ये परसेंटेज तो नहीं था ना, ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स था। सो 93 के नीचे भी 100 आ जाएगा, परसेंटेज खत्म हुआ, 50 के नीचे भी आ जाएगा। आगे मैंने क्या किया, 51 जा 50, 52 जा 100, 2 आ गया, 2 से इसको कैंसिल किया, दिस इज 293 आ गया था ये मेरे पास, ठीक है। 93 को मैंने 10 से किया, 9.3 आ गया। आगे मैंने मल्टीप्लीकेशन करके आपको सॉल्व करके दे दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी वन। सो बीच में अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं पेपर में, जो कि कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं आपके पास। x की वैल्यू इज -3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर। सो 4x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जबकि x की वैल्यू आपके पास -3 है। सो इजी पीजी -3 प्लग इन कर लेंगे, -3 का स्क्वायर, सो -3 का स्क्वायर इज +9, 4 9 इज 36। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a typist can type 60 words per minute. How many typists will be required to type a book of 43,200 words in 6 hours? एक टाइपिस्ट की जो टाइपिंग स्पीड है डैड इज 60 वर्ड्स पर मिनट। तो एक टाइपिस्ट जो है वो 60 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड उसकी है। अगर आपने एक बुक टाइप करवानी है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो हैं वो 43,200 हैं, और 6 घंटे के अंदर आपने 6 आवर्स के अंदर आपने टाइप करवाना है, तो आपको कितने टाइपिस्ट चाहिए होंगे? सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि एक टाइपिस्ट कितने वर्ड्स टाइप करता है इन 6 आवर्स। वाई 6 आवर्स? क्योंकि उसने बुक को टाइप ही करना है इन 6 आवर्स। सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, स्टेटमेंट में गिवन है कि 6 घंटों में अगर हम बुक को टाइप करवाना चाहते हैं जिसमें 43,200 वर्ड्स हैं, तो आपने ये बताना है कि कितने टाइपिस्ट चाहिए होंगे। जबकि एक टाइपिस्ट की जो एवरेज स्पीड है दैट इज 60 वर्ड्स पर मिनट। सो 6 आवर्स टोटल टाइम है, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। टाइपिस्ट की जो टाइपिंग स्पीड है दैट इज ऑल्सो 60। सो दिस इज योर आवर्स। एक आवर्स में कितने मिनट्स हैं? 60। ये 60 वहां से आया। टाइपिस्ट की जो टाइपिंग स्पीड है दैट इज ऑल्सो 60। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 60, ये 3600 आ जाएगा। 3600 को आप 6 से कर लोगे, सो 636 216 2 जीरोस। सो एक टाइपिस्ट अगर टाइप करता है 60 की स्पीड से फॉर 6 कंसेक्टिव आवर्स, तो वो 21,600 वर्ड्स टाइप करता है। हमारे पास नंबर ऑफ टाइपिस्ट निकालने के लिए हम टोटल वर्ड्स को, जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वर 43,200, और एक टाइपिस्ट अगर 6 आवर्स के लिए कंसेक्टिव टाइपिंग करता है, लगातार टाइपिंग करता है, सो 60 की स्पीड के साथ, तो वो 6 घंटों में 6 आवर्स में 21,600 वर्ड्स टाइप करेगा। सो 21600 को इससे डिवाइड कर लेंगे। सो वेरी इजी, बोथ जीरोज विल गेट कैंसिल विद बोथ जीरोज, 2161 जा और 2162 हो जाएगा। सो 2 टाइपिस्ट आपको चाहिए टू टाइप दीज वर्ड्स, ठीक है। तो अगर आपने 43,200 वर्ड्स की बुक को 6 आवर्स में टाइप करवाना है, 60 की एवरेज स्पीड है, तो आप यू नीड टू हैव 2 टाइपिस्ट टू सॉल्व देम, टू टाइप दोस बुक इन 6 आवर्स।
Next question, again a word problem question. Ahmed bought a second-hand car for rupees 1,75,900. He spent rupees 21,800 on painting it. Later he sold it for 1,90,000. What is his percentage profit or loss? So statement में हमें ये कहा जा रहा है कि जो कार की कॉस्ट है दैट इज 1,75,900 रुपीज. ठीक है. सो जो टाइपिंग जो पेंटिंग के लिए उसको कॉस्ट आई है दैट इज 21,800. सो बुक की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं. 007 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, अगेन 7 आ जाएगा, 2 और 7 9 हो गया, 1 एज इट इज आ जाएगा. सो 1,97,700 रुपीज टोटल एक्सपेंस आया है ऑन दैट कार. टोटल जो कार की कॉस्ट आई है खरीदी और फिर 21,800 रुपीज की बाय की, सॉरी पेंट की. सो बाय की थी उसने 1,75,900 की. पेंट की कॉस्ट आई 21,800 रुपीज. सो जो टोटल एक्सपेंस आपका आया है 1,97,700 रुपीज आया. सेल किया है 1,90,000 का, तो लॉस हुआ ना. लॉस हुआ. जब इसमें से आप 190 को माइनस करोगे तो हमारे पास 7,700 का लॉस हो गया. तो 7,700 रुपीज का लॉस हुआ है. सो परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे? 7,700 ऊपर आ गया, 7,700. टोटल जो कॉस्ट है वो नीचे आएगी. सो टोटल कॉस्ट थी 1,97,700. राइट. सो टोटल कॉस्ट वॉज 1,97,700 इंटू 100 कर लेंगे आप. जीरोज के साथ कैंसिल हो जाएंगे. 1,977 से 7,700 को डिवाइड करोगे आप. सो अप्रोक्सीमेटली इसको 4% का लॉस होगा. ठीक है. सो इसको जो लॉस होगा वो 4% का लॉस जो है वो यहाँ पे होगा. राइट. So in this question, you are given with an equation 3x plus y is equal to 19 and x plus 3y is equal to 1, and you need to tell the value. You have to find the value of 2x plus 2y. Right. So this is 3x plus y is equal to 19 आ गया. यह आ जाएगा x plus 3y is equal to 1. x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 minus 3y आ जाएगी. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में. सिंपली जैसे दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं. सो 3x plus y is equal to 19 was one equation and x plus 3y is equal to 1 was the other equation. तो यहां से मैंने क्या किया, x को मैंने सेपरेट आउट कर लिया. x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में प्लग इन कर दूंगा. सो 3 1 minus 3y करूंगा प्लस y आ जाएगा इज इक्वल टू 19 आ जाएगा. 3 1 जा 3 माइनस 9y प्लस y इज इक्वल टू 19 आ जाएगा. सॉल्व कर लेते हैं. इजी पीजी. -9y प्लस वाई दिस विल बी -8y. सो जो 3 यहाँ पे है दूसरी तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 19 में से 3 जाएगा, 16 आ जाएगा. सो कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू विल बी -2. सो y की वैल्यू आई -2. इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 1 - 3y था तो -2 पुट करेंगे. सो दिस विल बी 1 माइनस प्लस 6 आ जाएगा. सो x की वैल्यू इज 7. You need to tell the value of 2x plus 2y बताना था ना. So 2x plus 2y की वैल्यू बतानी है. 2 into x was 7 plus 2 into y was -2. So 2 7s are 14 and 2 minus 2 is 4. So 14 में से 4 चला जाएगा, you will be left with 10. So the right answer here is option D, that is 10. So कुछ भी नहीं था, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, और जो इक्वेशन मैंने फाइंड आउट करनी थी वहां पे जिस इक्वेशन की वैल्यू बतानी थी वहां पे मैंने उसको प्लग इन किया एंड आई गॉट द आंसर. A street hawker is selling bananas at rupees 60 per dozen. A man wants to buy 20 bananas. How much will have to pay? So एक स्ट्रीट हॉकर है जो कि पर डजन बनानास की कॉस्ट ले रहा है 60 रुपीज. नाउ अ मैन वांट्स टू बाय 20 बनानास. सो 20 बनानास की कॉस्ट आपकी क्या आएगी? सो एक डजन के अंदर देर आर 12 बनानास या 12 थिंग्स जो भी हैं. अगर 12 ऑरेंजेस, 1 डजन ऑरेंजेस होंगे, एग्स होंगे, तो दे विल ऑल्सो बी 12. सो 60 रुपीज अ डजन is the cost of bananas. So need to find out the cost of one banana. So अगर 12 bananas cost करें ₹60, so one banana की cost क्या आ जाएगी? 60 by 12. So 60 by 12 is 5. So one banana costs only ₹5. So 20 bananas buy करने हैं अगर एक पर्सन ने, so 20 into 5 करेगा. अगर एक बनाना की कॉस्ट 5 रुपीज है, नंबर ऑफ बनानास 20 है, so सिंपली 100 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग प्रोपोर्शन.
So need to find out the missing proportion. X ratio 13, ratio 55, ratio 65 गिवन है आपके पास. So रेशियोज के अंदर क्या होता है, दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज जो कॉर्नर्स पे पड़ी होती हैं, जो सेंटर में पड़ी होती हैं, दीज आर द मीन वैल्यूज. सो द फॉर्मूला इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट. सो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, x इंटू 65 कर लोगे आप, 65 इंटू एक्स इज 65x, एंड 13 इंटू 55 कर लोगे आप. सो 13 इंटू 55 है. सो x की वैल्यू निकालनी थी मैंने. ये जो 65 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा. सो दिस विल बी 13 इंटू 55 बाई 65. तो 13 का टेबल, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 5 1 जा 5 11 जा 55. So the value of x is, or the missing ratio is 11. Very important question, and question जिसको usually students they do it wrong क्योंकि स्टेटमेंट को वो समझ नहीं पाते. So let me explain it for you guys first. Like in fact, let me read the question for you guys first. So price of an article is $650. So एक आर्टिकल की जो प्राइस है that is $650. A buyer gets a 10% discount for cash payment. अगर एक बायर उसको कैश पे बाय करता है, नॉट ऑन क्रेडिट, कैश पे बाय करता है, उसी वक्त वहीं पे पेमेंट करता है, तो ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, राइट. अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% फॉर बीइंग अ रेगुलर कस्टमर, और एक और उसको डिस्काउंट मिलता है आफ्टर दैट 10%, उसको डिस्काउंट मिलता है 15% का. सो आपने बताना है कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, उस कस्टमर को उसकी प्राइस क्या पड़ेगी. सो ओरिजिनल प्राइस वाज $650. शुरू में उसको 10% डिस्काउंट मिला फॉर पेइंग वाया कैश. सो किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो उसको उसी परसेंट से मल्टीप्लाई करा देंगे. सो 650 प्राइस थी, 10% से मल्टीप्लाई करवाया. सो परसेंटेज को खत्म करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ट्रिक 0 से कैंसिल, दिस 0 विल. तो 65 रुपीज का उसको शुरू में डिस्काउंट मिला, सॉरी $65 का उसको शुरू में डिस्काउंट मिला. सो 650 में से मैं 65 को माइनस करूंगा. सो 650 में से मैं 65 को माइनस करूंगा, 650 में से 60 गए तो कॉस्ट आएगी उसकी, बचेगी 590 में से फर्दर $5 गए तो $585 का उसको प्राइस हो गया. अब ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग करते हैं स्टूडेंट्स, $585 यहाँ आंसर में पड़ा हुआ है, बट स्टिल द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट. ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ. बाद में उसको जो प्राइस आ रही थी उसके ऊपर ये प्राइस आई है $585, इसके ऊपर आगे उसको फर्दर 15% का डिस्काउंट मिला है. जब 15% का डिस्काउंट मिला है तो उसने अब इस प्राइस का 85% पे किया है. तो 585 का 85% उसने पे किया है. अब दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो 585 का पहले 15% निकालो, उसको 585 में से माइनस करो तो आंसर आ जाएगा, वो भी आ सकता है. या फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना एक स्टेप बचा लिया. मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि $585 को 85% फाइंड आउट कर लो. वाई, क्योंकि 585 का 85% अब वो पे करेगा ना, 15% उसको डिस्काउंट मिल गया है फर्दर. और ये नहीं था, अब मिस्टेक यहाँ पे ये नहीं करनी कि 10% ये है, 15% ये है, ऐड कर दो, टोटल 25% का डिस्काउंट है, 75% कॉस्ट है, 650 को 75 से कर दो, आंसर आ जाएगा. नो, यू विल गेट द रॉन्ग आंसर. दिस अप्रोच इज टोटली इनकरेक्ट. एंड सेम गोज के यहाँ पे आधे रास्ते में भी रुकना नहीं है कि $585 इज द आंसर. सो 585 के ऊपर आप उसको फर्दर 15% का डिस्काउंट मिला. अब जब 15% का डिस्काउंट मिला तो 585 का 85% पे करेगा. तो 585 का 85% निकाल लेते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज के साइन को खत्म करेंगे तो आप 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 5 से कैंसिल कर दो, 5 से आप कैंसिलेशन स्टार्ट कर दो. सो 520 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 5 1 जा 5, 35, 17 आ जाएगा आपके पास. अगेन 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 और वो 117, राइट. और ये 4 हो गया था. तो नेक्स्ट स्टेप मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 117 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 4 आ गया था मेरे पास. सो द आंसर विल बी 497. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास
इजियर है, वन है बिट, पेरीमीटर से रिलेटेड है। अब द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर्स, सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर्स, यू हैव अ रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर इज 120 सेंटीमीटर्स। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30, सो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है दैट इज 30 यूनिट्स, 30 सेंटीमीटर्स, व्हाट इज इट्स एरिया, सो आपने एरिया बताना है। सो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए यू नीड टू हैव लेंथ इनटू विड्थ, सो लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी आप उसको नाम दोगे। तो पेरीमीटर के फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा, सो पेरीमीटर इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ, सो द पेरीमीटर इज 120, 2 टाइम्स द लेंथ, सो द लेंथ इज 30 प्लस 2 टाइम्स विड्थ आ जाएगा। सो 2 इंटू 30 इज 60, 120 में से 60 माइनस हो जाएगा वहां पे जाके, सो 120 माइनस 60 आ गया मेरे पास, 2 टाइम्स द विड्थ, सो 2 टाइम्स द विड्थ इज इक्वल टू 60, so width की value is also 30. So the area here will be 900. Why? Because the length was 30, the width is also 30. So 3 3s are 9, 0 into 0, 2 zeros. So this will make 900 centimeter square. So the option C here is the right choice. So moving on to the next question. A student scored 63 marks out of 75 in an exam. What percentage of the total marks did the student obtain? So percentage निकालनी है, total percentage निकालनी है, again an easier question here, so you need to find out the percentage. So the percentage will be marks obtained divided by total marks into 100. So 63 out of 75 into 100, so 25 fours are and 25 threes are, now 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 ones are 3, so 21 into 4 आएगा। So 21 into 4 करेंगे, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 84% आ रहा है, तो nearest answer here is 85%. So I have put in some choices in some of the questions जो कि nearest wise जहाँ पे आपने मार्क करेंगे, क्योंकि sometimes ऐसी सिचुएशन भी आपके पास इंटरेस्ट टेस्ट में होती है। So next question भी ऐसे ही सिमिलर है, एज रिलेटेड है, बट nearest चॉइस आप मार्क करोगे। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन इंट्रेंस टेस्ट में जानबूझ के दी जाती है टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 60 ईयर्स। सो स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है ए और बी की जो एजेस हैं इनका जो सम है दैट इज 60 ईयर्स। 5 years ago ए वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। 5 साल पहले ए जो था वो ट्वाइस एज ओल्ड एज बी था। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए? अगर अभी ए की एज को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, बी की एज को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, तो 5 साल पहले ए की एज क्या हो जाएगी? ए माइनस 5। बी की एज क्या हो जाएगी? बी माइनस 5। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन एज नाउ इज 35 ईयर्स, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी? 35 माइनस 5 दैट इज 30। सो ए की एज को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी को बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड सम ऑफ द एज इज 60 व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। सो नाउ 5 years अगो ए की एज क्या हो जाएगी? ए माइनस 5। बी की एज क्या हो जाएगी? बी माइनस 5। सो 5 साल पहले ए वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, सो वो बी की एज का ट्वाइस थी, जो ए की एज थी वो बी की एज का ट्वाइस थी। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, दो ही वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ए है दूसरा बी है। नाउ सिंपली यू कैन सॉल्व इट अप। सो ए माइनस 5 टू बी माइनस 10, सो दिस माइनस 5 जब वहां जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। सो 2b माइनस 10 प्लस 5, दिस विल मेक अप 2b माइनस 5। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2b माइनस 5। सो ए की जो वैल्यू है दैट इज 2b माइनस 5, उसको मैं इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर देता हूं। सो ए की जगह मैंने प्लग इन किया 2b माइनस 5 प्लस b इज इक्वल टू 60। सो b प्लस 2b विल बी 3b माइनस 5 ऑन द अदर साइड, सो दैट विल बी 65। सो b की एज आ जाएगी 65/3। सो b की एज आ गई 65/3। मैं b के लिए क्यों नहीं सिंप्लीफाई कर रहा? टू सेव टाइम, राइट, ताकि मेरा टाइम बच जाए, क्योंकि मुझे b की एग्जैक्ट एज नहीं चाहिए, मुझे तो प्रेजेंट एज चाहिए या एग्जैक्ट एज ए की चाहिए। सो बी की एज को मैंने यूं ही फ्रैक्शन की फॉर्म में रहने दिया, दैट इज 65/3। अब ए के लिए मैं यहाँ पे उसको पुट कर दूंगा। ए के लिए जब मैं उसको इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन करूंगा या पुट इन करूंगा, सो ए की इक्वेशन क्या बनी थी? ए की इक्वेशन वाज 2b-5। सो बी आया है मेरे पास 65/3 माइनस 5। सो
यू विल टेक द एलसीएम, 2 इंटू 65 हो जाएगा, 2 इंटू 65 इज 130 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, 3 5 इज 15, सो एलसीएम लिया 3 आया, तो यू विल बी लेफ्ट विद ए एश 113/3। सो 3 के टेबल से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, 23 आ गया, सो दिस वाज 3 3 ज़ा 9, सो 3 3 ज़ा 9, सो 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, 2 और 3 23, अप्रोक्सीमेटली 3 7 ज़ा 21 होता है, सो 37 पॉइंट समथिंग आएगा। सो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वापस ऑप्शंस पे आते हैं। सो इसके नियरेस्ट ऑप्शन बनता है 40 ईयर्स। 37 पॉइंट समथिंग 38 था, 38 का राउंड ऑफ करोगे तो 40 ईयर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट को, इंट्यूशंस को यूज करते हुए आपने इसका आंसर बताना है। सो द क्वेश्चन सेज x minus y is equals to 1. If x minus y is equals to 1, then which of the following is true? x और y का डिफरेंस लिया है, आंसर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो क्या नजर आ रहा है कि क्या x y से बड़ा है, क्या x और y इक्वल है? x और y इक्वल अगर होते तो फिर तो उनका डिफरेंस जीरो आता। देखो ना, अगर x भी 3 है y भी 3 है, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 नहीं आता, जीरो आना था। y इज ग्रेटर देन x, ऐसा भी नहीं है। रीजन क्या है? देखिए ना, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 है। तो अगर y बड़ा होता और x छोटा होता, सपोजिटली x 2 होता और y उससे बड़ा 3 होता, तो आंसर कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, आंसर नेगेटिव ही आएगा। सो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करती, इक्वल टू 1 नहीं आता ये, ठीक है ना। सो इक्वल टू 1 नहीं आना था इसने कभी भी, -1 आ रहा था। सो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर बच रहा है, कैन नॉट बी डिटरमिनेंट, नहीं ऐसा नहीं है। एक्स वाई से बड़ा है डेफिनेटली, तभी उनका डिफरेंस जो है वो +1 आ रहा है। देखो ना, अगर एक नंबर 17 है दूसरा 16 है तो डिफरेंस इज 1। एक नंबर जो है 1001 है, दूसरा नंबर 1000 है, तो डिफरेंस 1 आ रहा है। सो इसका मतलब है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 कब आ रहा है? जब ये पहला नंबर x जो है इज ऑलवेज, द फर्स्ट नंबर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर y। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट चॉइस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस। A lot of rate of change questions can be asked in these type of interest test का जो quantitative या basic mathematics का portion होता है। If A can complete a task in 10 days and B can complete the task in 20 days, how many days will it take for A and B to finish the task together? So question की statement में आपको ये कहा जा रहा है कि A जो है काम खत्म करता है 10 days में, B सेम काम खत्म करता है इन 20 डेज। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में खत्म करेंगे? सो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको पहले भी टिप बताई हुई है, आपने क्या करना है कि यू नीड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज। सो आपने रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाल लेना है यहाँ पे। सो अगर टाइम 10 डेज है, सो रेट क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होगा। सो एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विल बी, एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विल बी 1/10 एंड बीज रेट ऑफ डूइंग वर्क विल बी 1/20। सो अब दोनों जब कंबाइंड वर्क करेंगे, सो कंबाइंड रेट होगा 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम ले लेंगे, 200 आएगा एलसीएम, ठीक है। या फिर आप ये कह दो कि 10 इंटू 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस हो जाएगा बीच में 10 एलसीएम लेने के बाद। सो 30/20 आया, 200 आया, सो 300 के साथ कैंसिल आ जाएगा। सो इसको वापस रेसिप्रोकल करेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, हमने तो नंबर ऑफ डेज बताने हैं। सो वापस रेसिप्रोकेट क्यों किया? डेज में कन्वर्ट करने के लिए, 20/3। सो 3 6 18, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे अगेन, तो 6.6 डेज लग रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 डेज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना था। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके बेसिक या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर जिस भी यूनिवर्सिटी का है, दे आर एन एसेंशियल पार्ट। सो यहाँ पे भी मैंने एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ था, वेरी इजी, 16 रेज टू द पावर 7/4 था। सो इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर इनटू 7/4। सो 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 7 आ जाएगा, 2 की पावर 5 इज 32, 6 इज 64, 7 इज 128। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। The average of 5 consecutive integers is 25. What is the largest integer in this set? So आपके पास 5 consecutive integers हैं जिनका एवरेज इज 25। आपने लार्जेस्ट इंटीजर की वैल्यू बतानी है, अ बिट ट्रिकी वन। सो कंसेक्टिव नंबर्स में 1 का डिफरेंस होता है, देखो ना, 2 3 5
4 5, दे आर कंसेक्टिव नंबर्स, हर एक में आप 1 ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। तो मैंने सपोज किया कि फर्स्ट नंबर वाज x, so consecutive अगला नंबर विल बी, नेक्स्ट नंबर विल बी x plus 1, the next number will be x plus 2, and the other next number will be x plus 3, and the other next number will be x plus 4. so 5 नंबर पूरे हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो अगर आपका फर्स्ट नंबर x है तो उससे अगला नंबर x1 plus 1 होगा, उससे नेक्स्ट नंबर x plus 2 होगा, उससे नेक्स्ट नंबर x plus 3 होगा, उससे नेक्स्ट नंबर आपके पास x plus 4 होगा। सो एवरेज निकालनी है और एवरेज 25 है। सो एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे नंबर्स को आप सम अप कर लोगे, जितने नंबर्स हैं उस पर डिवाइड करोगे, एवरेज आ जाती है। सो एवरेज वाज गिवन एज 25। सो सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व मैंने कर लिया, x x 2x 3x 4x 5x, सो ऊपर आएगा मेरे पास 5x, 1 and 2 is 3, 3 and 3 is 6, और ऊपर आ गया 5x plus 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 25 था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 25 कर लेंगे, 5 इंटू 25 करेंगे तो 125 आएगा। सो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 125 आ गया। 10 वहां पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 125 में से 10 चला गया, 115 रह जाएगा। 5 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे, 5 1 जा, 5 2 जा 10, 1 और 5 15, सो 23। सो द स्मॉलेस्ट इंटीजर हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 23, बट हमसे लार्जेस्ट इंटीजर पूछा जा रहा है। सो लार्जेस्ट इंटीजर वाज x प्लस 4। सो x प्लस 4 की वैल्यू क्या आएगी, 23 प्लस 4 आएगी, x 4 आया ना, सो 27 आएगी। सो द लार्जेस्ट इंटीजर विल बी 27। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the price of a book is increased by 20% and the new sale price was $60. What is the original price of the book? सो अगर 20% प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो नई प्राइस 120% है, राइट? 120% होगी ना, वो न्यू प्राइस जो है वो 120% आ गया। सो परसेंटेज के फॉर्मूले में इसको प्लग इन कर लेते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बचपन से याद रखा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। इस वाली ट्रिक से, ये ट्रिक मैंने बता दी। सो पहले 100% कंप्लीट बुक की प्राइस थी, 20% इंक्रीज होके तो नई परसेंटेज 120% बन गया ना। सो 120 पे 60 बनता था, 120% पे 60 बनता था। ओरिजिनल प्राइस क्या थी? ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस को आप x कर लो इंटू 100। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने परसेंटेज के फॉर्मूला को यूज किया है, कोई मैंने डिफिकल्ट टास्क नहीं किया। नई परसेंटेज जब 20% इंक्रीज होगी तो 120% बन गया, परसेंटेज जगह परसेंटेज आ गई। 120 कितने परसेंट वैल्यू पे बन रहा है, $60 पे बन रहा है। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, उसको x दे दिया, इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सेम बेसिक्स, बैक टू द बेसिक्स, 60 बाय 120 इंटू 100, 61 जा 62 जा, 100 को 2 से करेंगे। सो $50 वॉज द ओरिजिनल प्राइस। सो $50 वॉज द आंसर है। सो अगेन रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द 12 वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब? तो जो मैंने आज के लेक्चर में स्टार्ट में क्वेश्चन करवाया था, जिसके अंदर मैंने टोटल नंबर ऑफ मील्स निकाले थे। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो, तो रादर देन गेटिंग इन्वॉल्व के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, आप इस ट्रिक को यूज करो कि आप टोटल वर्क निकाल लो, अगर फूड है तो टोटल फूड निकाल लो, टोटल जॉब निकाल लो, और जो गिवन वैल्यू है उससे आप उसको डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, नो डाउट, कि 5 वर्कर्स हैं, 12 डेज में काम करे थे, वर्कर्स बढ़ा के 12 करोगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट मेरी ट्रिक क्या है कि यू नीड नॉट टू गेट इंडल्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप सिंपली ऐसे स्टेटमेंट्स के अंदर क्या करेंगे, आपने बड़ा सिंपल सा टास्क करना है, आपने टोटल वर्क निकाल लेना है और जो गिवन वैल्यू से डिवाइड करना है, यू विल गेट द आंसर हमेशा, जैसे मैंने ऊपर फूड वाले क्वेश्चन में भी किया आज के लेक्चर में। सो टोटल वर्क बनता है 12 डेज में खत्म हो रहा है, 5 वर्कर्स कर रहे हैं, सो टोटल वर्क बन रहा है 60 वर्क आवर्स, 60 वर्क डेज, जो भी आपको 60 वर्कर डेज बन रहा है। लेट्स से 12 वर्कर्स हो गए। अब नई जो वैल्यू मैंने बताया हमेशा उससे आप डिवाइड कर लो। सो नई वैल्यू 12 है, सो 12 से डिवाइड करोगे, सो 5 डेज में आपका काम खत्म हो जाएगा।
सो दिस इज अ वेरी इजी ट्रिक, सिचुएशन बड़ा इजी कर देता है ये क्वेश्चन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को इजी बना देता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेरीमीटर related question, the perimeter of an equilateral triangle is equal to 90 centimeters. What is the length of the one side? So equilateral triangle, आपके पास कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं? ऐसे ट्राइंगल को आप इक्विलेटरल कहते हो. सो इक्विलेटरल में आपके पास क्या होता है? थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स इक्वल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है आपके पास? टू साइड्स, टू एंगल्स आर इक्वल. स्केलीन ट्राइंगल में आपके पास क्या होता है? स्केलीन में नो साइड्स एंड ना तो कोई साइड ना तो कोई एंगल इक्वल होगा. सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट दे दिया, पेपर में हेल्प आउट करेगा. यू हैव अ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर का सम 90 है. सो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड होता है. सो फर्स्ट साइड x है, उसका सम प्लस y प्लस z जो है वो 90 है. तो तीनों साइड्स बराबर है. तो ये भी x है, ये भी x ले लो, ये भी x ले लो. सो 3x, x प्लस x 90 आ रहा है. सो 3x 90 आ रहा है, x 30 आ रहा है. सो x क्या आ रहा है? 30 आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड का क्वेश्चन है, मॉडुलस का क्वेश्चन है. मॉड ऑफ x प्लस 3 इज लेस देन 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू. सो मॉड ऑफ x प्लस 3 आएगा. सो एक दफा प्लस 4 मेंशन करेंगे, एक दफा माइनस 4 मेंशन करेंगे. सो इट विल बी माइनस 4 से मॉड ऑफ x प्लस 3 बड़ा हो जाएगा, और मॉड ऑफ x प्लस 3 जब ओपन होगा, सो स्मॉलर देन प्लस 4 हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 6-7 का जो अलजेब्रा है उससे रिलेट करता है. सो -3 विल गो ऑन द अदर साइड, सो दिस विल बी -7 ग्रेटर देन x. इसको सॉल्व करेंगे, +3 विल गो ऑन द अदर साइड, सो x इज लेस देन +1. सो x इज ग्रेटर देन -7 and is less than +1. So where is the right choice? So here is the right choice. So mod जब भी आता है, mod रिमूव होता है, so दफा प्लस है दफा माइनस. इक्वालिटी में तो आप क्या करते हैं? अगर ये इक्वल होता तो mod ऑफ x प्लस 3 होता, तो मैं क्या करता? एक दफा x प्लस 3 को +4 के इक्वल रखता है, एक दफा x प्लस 3 को -4 के इक्वल रखता. अब यहाँ पे इनइक्वालिटी है, तो नेगेटिव वाले से आपने हमेशा अपनी जो गिवन अलजेब्राइक आपके पास एक्सप्रेशन होगा उससे ग्रेटर रखोगे, और जो पॉजिटिव वाला होगा उससे आप स्मॉलर रखोगे जब ये लेस देन या ग्रेटर देन के साइंस है. आप सॉल्व कर लोगे. ओल्डर देन हिज सन, सो लेट्स से फादर की एज f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, सन की एज को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो फादर जो है वो सन से 36 ईयर्स बड़े हैं. सो फादर इज s प्लस 36. 6 ईयर्स के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी? फादर की एज हो जाएगी f प्लस 6. क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 6 ईयर्स द फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स the age of son. So after 6 years father age will be f plus 6. After 6 years son's age will be s plus 6. वो उसका 3 times है 6 years के बाद. So सिंपली सॉल्व किया, f plus 6 आ जाएगा, 3s plus 18 आ जाएगा. So f will be 3s माइनस हो जाएगा 6, वहां जाके 12 आ जाएगा. सो फादर की जगह पे यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 3s प्लस 12 इस इक्वेशन में, जो कि स्टार्ट में बनी थी, s प्लस 36. सॉल्व कर लिया सिंपली, s विल गो ऑन द अदर साइड, सो यू विल बी लेफ्ट विद 2s एंड 24. सन की जो एज है दैट इज 12 ईयर्स आ जाएगा. यहाँ पे पुट करके फादर की एज निकाल लेंगे. सो 12 प्लस 36 करेंगे, सो 48 विल बी द आंसर हियर. सो 48 विल बी द आंसर हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. So the next question रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. in a school the ratio of boys to girls is 5:6. so boys ratio girls जो हैं वो है जी 5:6 है. अगर if there are 220 students in total, how many boys are there? so अगर total number of students जो हैं वो आपके पास 220 है, तो आपने बताना है कि boys कितने हैं. तो अगेन इसको भी पार्ट से आप ऐड कर लो, सिंप्लीफाई हुआ होगा ना. लेट्स से वो x के फैक्टर सिंप्लीफाई हुआ, उसको x मान लिया, 5x प्लस 6x आ जाएगा, 5x प्लस 6x 220 हो जाएगा. दिस विल बी 11x 220, 11 1 जा 11 2 जा, तो 0 आ जाएगा. x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20. बॉय जो थे वो 5x थे, 5 टाइम्स x थे उनका 5, तो 5 इंटू 20 करेंगे 100 आ जाएगा. So 100 boys are there in the school. So next question, a shopkeeper gives a discount of 10% on an item whose marked price is $10.
200, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? एन इजी वन। एक आइटम है जिसकी प्राइस $200 है, उस पर 10% का डिस्काउंट मिला है, तो कितने की हो गई? जब 10% का डिस्काउंट मिला है तो इसका मतलब है अपनी प्राइस का 90% पे सेल आउट हुई है। अब एक तो ये था कि इसका 10% निकालते, 200 से माइनस करते, वैसे भी कर सकते हैं। 200 का 10% 20 आएगा, सो 200 में से 20 माइनस करोगे, $180 आ जाएगा, वैसे भी आंसर आ जाएगा। और अगर इसका 90% निकालो तो भी आ जाएगा। दीज जीरोज विल गेट कैंसिल विद दीज टू जीरोज, राइट? 9 twos are 18 and this zero here will make it $180. So next question एवरेज का क्वेश्चन है। सेम ऐसे क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं एवरेजेस के। मैंने खैर ऊपर एक एक्स वाला क्वेश्चन करवाया, वो भी पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन तो भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जहां कहीं पे भी क्वांटिटेटिव या बेसिक मैथमेटिक्स है। So the average score of a student in A test is 72. So A test की जो एवरेज है ना जी, तो जो एवरेज ऑफ A टेस्ट है, तो एवरेज ऑफ A टेस्ट इज 72। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट स्कोर डज द स्टूडेंट नीड इन द 9th टेस्ट टू रेज द एवरेज टू 75। अगर वो 9 टेस्ट की एवरेज को इंक्रीज करके 75 पे लेके जाना चाहता है, तो ये बता दो कि 9 टेस्ट में क्या स्कोर करेगा। सो एवरेज कैसे निकलेगी? 8 टेस्ट की सम ऑफ द 8 टेस्ट डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एवरेज आ जाएगा ऑफ द 8 टेस्ट। सो मैं इसी फॉर्मूला को यूज करूंगा, एवरेज का फॉर्मूला को मैंने यूज कर लेना है। तो सम ऑफ 8 टेस्ट क्या आएगा मेरे पास? सम ऑफ 8 बाय 8 इज 72। सो सम ऑफ द 8 टेस्ट आ जाएगा मेरे पास 72 इंटू 8। सो 72 इंटू 8 मैं करूंगा, सो 7 8 जा 56, 560, 72 इंटू 8 किया, 576 आएगा। So this will be 576. That is the sum of the 8 टेस्ट। अब 9 टेस्ट की एवरेज कैसे लिखी जाएगी? तो 9 टेस्ट की एवरेज लिखी जाएगी सम ऑफ 8 टेस्ट प्लस 9th टेस्ट का स्कोर डिवाइडेड बाय 9। एवरेज न्यू बनानी है 75। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एवरेज के फॉर्मूला को दोबारा यूज किया। अब 9 की एवरेज निकालनी है। सो 9 की एवरेज कैसे आएगी स्टूडेंट्स मेरे पास? सम ऑफ द 9 टेस्ट डिवाइडेड बाय 9। 8 टेस्ट का सम मेरे पास है, 9 टेस्ट की वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। वो एक्स ऑफ 9 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स कर दो आपकी आसानी के लिए। अब मैं 9 से डिवाइड करूंगा, न्यू एवरेज 75 करनी है, एंड S8 की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लग इन कर दूंगा। तो सम ऑफ द 8 टेस्ट वाज 576। तो इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, ये जो 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9 इंटू 75 आ जाएगा मेरे पास। तो 9 इंटू 75 कर लेते हैं, 9 5 जा 45, 5 आएगा, 4 कैरी जाएगा, 7 9 जा 63 होता है, 63 में 4 आएगा, 675 आ जाएगा। सो दिस विल बी 675। नेक्स्ट स्टेप में ये 576 दूसरी तरफ चला जाएगा और माइनस हो जाएगा। सो 576 जो है वो माइनस हो जाएगा, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 99। सो 99 का स्कोर करेगा अगर वो 9th टेस्ट में 100 में से। तो एवरेज ड्रास्टिकली इंप्रूव कर जाएगी, 72 से छलांग लगा के 75 पे चली जाएगी। अलजब्राइक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जी। कहते हैं इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। 2√5 है, जब एक ही नंबर नीचे होगा वही वही नंबर जो है मेरे पास एलसीएम आएगा। सो √5 भी मेरे पास एलसीएम आएगा। ये √5 जब इस √5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √5 का स्केयर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा मेरे पास। सो इसका जब मैं स्केयर करूंगा, तो जब मैं इसका स्केयर करूंगा, सो दिस विल बी 3 5 जा 15। सो 15 में 2 ऐड किया, डिवाइड बाय √5 आ जाएगा, 17 बाय √5 है। सो टाइपो है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लो ऑप्शन को, 17 बाय √5 आएगा आपके पास आंसर में। ठीक है, सो इजी पीजी था ये क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ऑप्शन में टाइपो था। If there are two machines A and B, if machine A can complete the task in 25 hours, together both the machines can do the same task in 15 hours. How long will it take for the machine B alone to complete the task? Again, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास आवर्स में हो टाइम, डेज में टाइम हो, आप उसको रेसिप्रोकेट करके रेट निकाल लो। सो दोनों मशीन्स जो है ना मिलके वो काम जो कर रही हैं वो 15 आवर्स में कर रही हैं, और ए अलोन जो है वो 25 आवर्स में कर रही है। सो अगर मैं दोनों का रेट लिखूंगा, सो द रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी आ जाएगा वो मेरे पास इज इक्वल टू 1/15, क्योंकि टाइम को रेसिप्रोकेट करेंगे। सो ये आ गया मेरे पास।
1/15 दोनों का। अब अकेले ए का रेट क्या बनता है? सो अकेला ए जो था, अकेली ए मशीन जो थी, इट यूज टू कम्प्लीट द टास्क इन 25 आवर्स। सो 25 आवर्स के मुताबिक रेट बनेगा 1/25 प्लस अकेले बी का रेट हमने निकालना था, इज इक्वल टू 1/15, दोनों का कंबाइंड था। दूसरी तरफ ले जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ द मशीन बी विल बी 1/15 माइनस 1/25। एलसीएम ले लेंगे, 15 × 25 आएगा, 25 - 15 हो जाएगा। सो 25 में से 15 माइनस करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 10। नीचे आ जाएगा 15 × 25। मैंने जान के नीचे सिंप्लीफाई नहीं किया, ऐसे स्टेप से टाइम बच जाते हैं। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 आ जाएगा। रेसिप्रोकेट वापस कर लेंगे। सो टोटल टाइम निकालने के लिए 75/3 हो जाएगा। सो 3 × 1 = 3, 25 = सो अगर यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है भाई? मिस्टेक तो नहीं लग रही मुझे जी। 25/2 आना चाहिए था ना, हाँ 2 था ना, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। सो 25/2 आ जाएगा। सो ये 2 आया था, मैं इसको 3 मेंशन कर गया हूँ। सो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम? सो अब इसको रेसिप्रोकेट वापस कर लेते हैं। जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो टाइम आ जाएगा। सो 75/2 हो गया था। सो डिवाइड कर लोगे, 2 × 3 = 6, 1 बचा 15, 2 × 7 = 14, पॉइंट लगाएंगे, 1 बचा 10 आ जाएगा। तो 37.5 आवर्स लगेंगे आपकी, अगर मशीन बी अकेला काम करती है, और अगर दोनों मशीन 25 आवर्स में काम करती हैं, 15 आवर्स में काम करती हैं, और अकेली ए जो है वो 25 आवर्स में करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसको क्विकली कर देता हूँ। 6 men कैन डू द वर्क इन 10 days, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क इन 5 days? तो मैंने बताया कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टॉक इन के इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क बनेगा 60 × 10, दैट इज 60 वर्क डेज डिवाइडेड बाय 5 days आ जाएंगे। तो नया जो टाइम गिवन होगा, टाइम हो या वर्क हो, तो उसे डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। सो 12 men लगेंगे अगर आपने उसको 5 days में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइस वाज डिक्रीज्ड फ्रॉम $120 to $96, द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस विल बी। सो द परसेंटेज डिक्रीज कैसे आएगा? परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होगा मेरे पास ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। देखें, इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे आता है, तो डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 कर लेंगे। सो 120 वॉज ओरिजिनल वन, 96 से करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू वॉज 120 इंटू 100 आ जाएगा मेरे पास। सो ऊपर मेरे पास बचेगा 24, नीचे बचा 120 इंटू 100, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 12 1 आ जाएगा, 12 2 24, 2 इंटू 10 इज 20% इज द आंसर here. So moving on to question number 32. The ratio of the ages of A, B and C is 3:4:5 and the sum of their ages is 54. What is the age of B? Again parts वाले मेथड से कर लो। 3x plus 4x plus 5x is equals to सम बन रहा है कितना? 54। देखो ना रेशो में है ना, तो कोई एक एक्स के फैक्टर उनके बीच में कॉमन था जिसकी रेशो से वो डिवाइड हुए हैं। सो दिस विल बी 9 और 3, दिस विल बी 3 and 4 7, 7 and 5, तो दिस विल बी 12x। सो 12x आ जाएगा मेरे पास 54। सो 54 को मैंने 12 से क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। सो x की वैल्यू विल बी 9/2 आएगी मेरे पास। सो एज ऑफ बी निकालनी है। सो बी का जो पोर्शन था डैट वाज 4x। सो इसको 4, ये x आ गया। सो बी की जो एज थी डैट वाज 4x। सो इसको 4x में x की वैल्यू पुट कर दोगे, 4 इंटू 9/2 करोगे, 2 1 जा 2 2 जा 9, 2 जा 18 आ जाएगा। सो बी 18 ईयर्स का है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन हेक्सागोन? बहुत इजी क्वेश्चन है। हेक्सा मींस 6, हेक्सागोन ऐसे पॉलीगॉन को कहते हैं जिसके 6 साइड्स होती हैं। So Aslam's weekly salary increased from 175 to 201.25. Find the percentage increase. So percentage increase क्या आएगा? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू से मैंने बताया है लास्ट क्वेश्चन में भी कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आता है, जो क्वेश्चन एक से 2 क्वेश्चन पहले मैंने सॉल्व किया है। सो 201.25 माइनस 175 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू वाज 175 करोगे इंटू 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा। सो ऊपर आएगा मेरे पास 26.25
डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100। आगे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। सो कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 25 का टेबल मैं यूज कर लेता हूँ। सो 25 फोर ज़ा एंड दिस विल बी 25 सेवन ज़ा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 को 4 के साथ। सो 52 104 आया मेरे पास, 105/7 आ जाएगा। डिवाइड करते हैं, सो अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज आ जाएगा मेरे पास। 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 5 होता। सो 7 5 ज़ा 35 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। सो 35, सो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। सो 15% का मेरे पास यहाँ पे इंक्रीज आया है इसकी सैलरी में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 raised to the power 10, 3 raised to the power 20 and 3 raised to the power. So in this question, the average of 3 raised to the power 10, 3 raised to the power 20 and 3 raised to the power 30 will be. So easy question, 310, 3 raised to the power 20 plus 3 raised to the power 30 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा क्योंकि 3 नंबर है, तीनों की एवरेज लेनी है। ऊपर से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, so this will be left as 3 raised to the power 9 plus 3 raised to the power 19 plus 3 raised to the power 29 divided by 3. The 3 will get cancelled with 3. 3 9 plus 3 19 plus 3 29. This will be the answer. So the next question is, what is the smallest prime number? So the smallest prime number here will be, तो देखें प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं। सो वन प्राइम नंबर नहीं है, जीरो तो वैसे ही प्राइम नंबर नहीं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। सो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको कह रहे हैं द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज एक्स, व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट। तो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, एक के बाद जब नेक्स्ट नंबर कंसेक्टिव आता है तो उसमें वन का एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर y है, सेकंड नंबर y प्लस 1 हो जाएगा। अब स्टेटमेंट में था कि देयर सम इज x, तो द सम ऑफ y एंड y प्लस 1 इज x, व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट। सो पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x, 2y is equals to x minus 1 and y's value will be x minus 1 by 2. So their product will be, so एक नंबर तो y है, दूसरा नंबर y plus 1 था, पहले y plus 1 निकालते हैं, y निकाल लिया। So y plus 1 निकालेंगे, y की वैल्यू प्लग इन की x minus 1 by 2 plus 1. So I'll take the LCM. The LCM is 2. So this will be x minus 1 plus 2. So this will be x plus 1 by 2. So here one number was y and the other one was y plus 1. Now I will find out their product. So y into y plus 1 आ जाएगा। So y की वैल्यू will be x minus 1 by 2 और y plus 1 की वैल्यू will be x plus 1 by 2. So this will be x square minus 1 by 4. कुछ इस तरह से इसका आंसर ऑप्शंस में गिवन होता है यूजली। So दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। So if you have 50 green, 50 orange and 50 yellow jelly beans, how many bags can you fill for Halloween, each containing 2 green, 3 orange and 4 yellow beans? So एक क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आपके पास 50 ही ग्रीन जेलीज हैं, जेली बीन्स हैं, 50 ही आपके पास ऑरेंज हैं, 50 ही आपके पास येलो हैं। कितने गुडी बैग्स बना सकते हो अगर हर गुडी बैग के अंदर आपके पास 2 ग्रीन हैं और 3 ऑरेंज हैं और 4 येलो जेली बीन्स हैं। सो सबसे ज्यादा जो जेली बीन्स यूज हो रही हैं दे आर 4। सो 50 को 4 से हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि जब येलो जेली बीन्स सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी तो हम फर्दर गुडी बैग्स नहीं बना सकते, राइट। सो दिस विल बी 4 1 जा 4, 4 2 जा 10 का 8 आएगा, 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और यहां पे मैं पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा, 20 आ जाएगा। 12.5 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 12.5 तो हम नहीं कहेंगे या 12 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। सो 12 हम मैक्सिमम बैग्स जो है वो भर सकते हैं, चाहे बाकी मेरे पास ग्रीन और ऑरेंज
जो कैंडीज हैं वो लेफ्ट हो जाए, वो पड़ी रहें, बट स्टिल आपने क्या करना है, आप नहीं फिलअप कर सकते, वो जो कंडीशन है कि 4 येलो जेली बीन्स उनको आप मीट नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next question is, Myra had a bowling scores of B plus 6, B minus 2, B plus 4, B minus 5. What must she score in the next game to get an overall average of B plus 2? So 4 bowling games की उसकी जो वैल्यूज हैं वो B+6, B-2, B+4, B-5 है। नेक्स्ट गेम की वैल्यू को हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो अगर नेक्स्ट गेम की वैल्यू इज x, सो डिवाइड कर दोगे आप, आपके पास टोटल 5 गेम्स हो गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 से, ताकि नई एवरेज B+2 आ जाए। सॉल्व कर लेंगे, इजी है, B and 2B, 3B and 4B, so this will be 4B, 6 minus 2 will be 4, 4 and 4 will be 8, 8 and minus 5 will be 3. So this will be B plus 2. So this will be 4B plus 3. This will be 5B plus 10. So I will take it on the अदर साइड, दोनों को ले जाएंगे, माइनस करेंगे। एक्स यहाँ पे था जो कि इस गेम का स्कोर है, जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ। सो एक्स यहाँ पे साथ पड़ा हुआ है। सो यू विल हैव एक्स एस 5B में से 4B चला जाएगा, बी 10 में से 3 चला जाएगा, तो 7। सो B+7 उसको स्कोर करना पड़ेगा टू इंक्रीज द एवरेज टू overall average to B+2. If a machine can place a cap on a bottle of soda every 0.8 seconds, how many bottles can be capped for 2 hours? अगर एक मशीन 0.8 seconds में एक कैप लगाती है बॉटल ऑफ सोडा के ऊपर, तो 2 आवर्स में कितनी कैप्स लगाएगा? सो 2 आवर्स में कितनी कैप्स वो वहां पे कितनी बॉटल्स को कैप करेगा? सो 2 आवर्स में यू हैव 2 into 60 minutes एंड ईच मिनट हैज 60 सेकेंड। सो एक आवर में 3600 होते हैं। So 2 into 60 into 60. So this is 2 hours, this is 2 minutes, this is 2 seconds, 60 seconds. So this is for hours, minutes and seconds आ गया, मल्टीप्लाई कर लिया, एक का 0.8 है। सो सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट खत्म करेंगे, 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट 0 आएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 into 60 into 60 into 10 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। ठीक है जी। सो 2 1 2, ये आ जाएगा 4। आगे फर्दर कैंसिल कर लेंगे, 4 1, बल्कि इसको इससे कैंसिल कर लो, 5 2, 10 एंड 2 आ गया आपके पास। ठीक है, और दिस विल बी 9000 आ रहा है, ये 9000 आ रहा है ना। सो रीचेक कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पे 8 था, दोबारा से कैंसिलेशन कर लेते हैं। ठीक है, सो दोबारा से कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 4 2 5 2 1 2 2 30 आ गया। सो 3 6 18, 1800 into 5, यस 9000 कैप्स जो है बॉटल जो है मुझे कैप करेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 एप्पल्स कॉस्ट 37 सेंट्स, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ अ डजन ऑफ एप्पल्स? सो 3 एप्पल की कॉस्ट 37 सेंट्स है, 12 एप्पल की क्या कॉस्ट होगी? रेशो प्रोपोर्शन को यूज कर लेते हैं। सो 3 एप्पल्स की कॉस्ट इज 37, रेशो 12 एप्पल्स की कॉस्ट को x कर लो, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो एक्सट्रीम्स आर 3 into x, 12 into 37 आ जाएगा। सो 3 1 3 4, so you will get the value, so that is 37 into 4, 4 7 28, 2 is carried, so you will have 148. So 148 cents is your answer here. So moving on to question number 42. How many tens are equal to the number whose hundreds, tens and unit digits are A, B and C respectively? So कितने tens होंगे अगर 100 डिजिट के ऊपर A है, 10 डिजिट के ऊपर B है और यूनिट डिजिट के ऊपर C है? सो 100 डिजिट के ऊपर अगर A है तो 100A हो जाएगा, 10 डिजिट के ऊपर B है तो 10 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, प्लस यूनिट डिजिट के ऊपर C हो जाएगा। सो टेंस में इसको कन्वर्ट करना है, सो 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 100A डिवाइडेड बाय 10, 10B by 10, C by 10. So this will be, so this will be 10A, this will be 10A, this will be B, this will be C by 10.
सो हेयर यू विल गेट द आंसर ऑफ इट। ठीक है, सो अगर एब्सोल्यूट टाइम्स पूछ ले तो फिर ये दोनों एब्सोल्यूट टाइम्स में है, ये नहीं है, ये पॉइंट्स में है। सो जो भी ऑप्शन होगा उसको आपने मार्क कर लेना है। क्वेश्चन है a bit trickier one. In solving arithmetic example, Donna by mistake multiplied by 6 instead of dividing by 6. ठीक है, if our answer is 13 1 by 5, what would be the correct answer to the example? So Donna ने क्या किया कि एक क्वेश्चन सॉल्व करी थी जहां पे उसने 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 6, और आंसर ये आया। कहता है करेक्ट करो इस आंसर को, करेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा। सो एक 6 एक्स्ट्रा इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, एक 6 इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है। सो पहले इस फ्रैक्शन को ठीक कर लेते हैं। 13 5 65, 65 में 1 आएगा, 66, 66 बाय 5 है, 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। वो जो 6 से मल्टीप्लाई हुआ है 6 को कॉमन लो ना जरा, 6 इंटू 11 बाय 66 को 11 में 6 लिख सकते हैं। ये 6 जो है वो एक्स्ट्रा हुआ है बीच में। ठीक है ना, ये 6 जो है ये 6 का फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है, तो खत्म करेंगे। इसको खत्म किया, 11 बाय 5 रह गया। आप 6 से डिवाइड करेंगे यानी 1 बाय 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11 बाय 30 इज योर आंसर। तो या फिर आप चाहते तो यहाँ पे भी डायरेक्टली इसको 36 से डिवाइड कर सकते थे। 36 से क्यों डिवाइड कर सकते थे, एक 6 का फैक्टर उस 6 को खत्म करेगा जो 6 मल्टीप्लाइड है, और एक 6 जो डिवाइड वाला आएगा, तो 36 से डिवाइड भी कर सकते थे इस फ्रैक्शन को साथ। तो कैंसिल करते तभी आंसर 11 बाई 30 ही आना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 एप्पल्स कॉस्ट y सेंट्स, हाउ मेनी कैन यू बाय फॉर x डॉलर्स। 7 एप्पल्स की कॉस्ट जो है वो y सेंट्स है, x डॉलर्स के कितने एप्पल्स आएंगे, कितने एप्पल्स आएंगे। सो 7 एप्पल्स आते हैं y सेंट्स के। एक एप्पल कितने सेंट्स का आएगा, y बाय 7 का, राइट। x डॉलर्स में कितने सेंट्स होते हैं, 100x, क्योंकि एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, डॉलर्स में 100x हो जाएगा। एक एप्पल की कॉस्ट है y बाय 7, y बाय 7 से हम इसको कर देंगे डिवाइड। तो y बाय 7 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। देखें 7 एप्पल की कॉस्ट है y सेंट्स, तो सेंट्स में कॉस्ट बताने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 7 से डिवाइड करूंगा। सो एक एप्पल की कॉस्ट आएगी y बाय 7 सेंट्स। सो 100x ये टोटल सेंट्स है मेरे पास, सेंट्स में प्राइस से मैं डिवाइड कर दूंगा, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेंट्स में प्राइस से मैं डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द आंसर। सो जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 700x बाय वाई आंसर है, इसको ठीक कर लो, 700x बाय वाई, ये फ्रैक्शन गलत मेंशन है। सो 700x बाय वाई है। The average height of 5 men is 68 inches if one man is 70 inches tall and 3 others have an average of 67 inches. The height of the fifth man in inches is, averages का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने उसको कम्प्लेक्स कर दिया है, चीजें बीच में ज्यादा ऐड कर दी हैं। 5 लोगों की जो एवरेज है ना जी वो है 68, वो बात तो पहली बात ये वाली आ गई। नेक्स्ट बात क्या है, कहता है अगर एक बंदे की हाइट ही 70 है, सो लेट्स से x1 था वो बंदा और उसकी हाइट ही 70 है इंचेस में, और 3 लोगों की जो एवरेज है, 3 लोगों की जो एवरेज है, सो एवरेज ऑफ 3 पीपल इज, एवरेज ऑफ 3 पीपल्स इज, 3 पीपल की जो एवरेज है, जैसे ये 5 पीपल की एवरेज थी, ठीक है, 3 पीपल की जो एवरेज है डैट इज 67। जो एक बंदा बीच में मिसिंग है, फिफ्थ बंदा, उसकी हाइट बता दो कितनी होगी। सो एवरेज का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। सो एवरेज का, ये 5 लोगों की एवरेज था ना, सो एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 68। सो व्हाट आई विल डू हियर इज कि द सम ऑफ 5 पहले मैं निकालूंगा। सो सम ऑफ 5 विल बी 68 इंटू 5, 6 5 जा 300 हो जाएगा, 65 जा 300 हो जाएगा, और ये आ जाएगा साथ में 340। ठीक है ना, 68 को मैंने क्या किया है, सिंपली मल्टीप्लाई करवा लिया, तो 340 आ गया। अब 3 लोगों की जो एवरेज है, 3 लोगों की जो एवरेज है डैट इज 67। सो सम ऑफ 3 बाई 3 इज 67। सो इन 3 लोगों की जो हाइट का सम होगा डैट विल बी, सो डैट विल बी S3 की वैल्यू आ जाएगी 67 इंटू 3, 3 6 जा 18, 180 आया, और 3 7 जा 21। सो दिस विल बी 201, राइट। सो 67 इंटू 3 विल बी 201 आ गई। सो 3 लोगों की इसमें से हाइट 201 आ गई, एक बंदे की हाइट ही 70 थी, 5वें बंदे की हाइट पता नहीं है। सो टोटल पांचों का जो सम था, 5 की जो
हाइट का जो सम था उसमें से पहली तीन का सम इज 201, तीन का सम हो गया, ये थ्री पीपल का सम हो गया। एक बंदे की हाइट ही 70 है, ये फोर्थ बंदा हो गया। फिफ्थ बंदे की हाइट तुमने निकालनी है, तो सिंपली सॉल्व कर लोगे। 201 में 70 ऐड करोगे 271 आएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो 271 माइनस हो जाएगा। सो जब 271 माइनस करोगे 340 में से 271 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 69 इंचेस में उसकी हाइट आ जाएगी। So this is your answer. Rectangle has a length of 16 centimeter and a width of 10 centimeter. So length 16 है, width मेरे पास 10 है। मैं लेंथ को रिड्यूस करना चाह रहा हूँ विद द फैक्टर ऑफ के, और इंक्रीज करना चाह रहा हूँ विद द फैक्टर ऑफ के। अब ये कि वो स्केयर बन जाएगा। अगर वो स्केयर बन जाएगा तो स्केयर के अंदर तो लेंथ और विड्थ तो सेम होती है। सो लेंथ और विड्थ स्केयर के अंदर तो सेम होती है, चारों साइडें इक्वल होती हैं। सो 16 माइनस के आपकी रिडक्शन हुई लेंथ में, विड्थ में के फैक्टर से वो इंक्रीज हुआ है। सो कितना चेंज है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये उधर चला जाएगा, के उधर चला जाएगा, 16 में से 10 गया 6, के में के ऐड करोगे 2 के की वैल्यू आ जाएगी 3। सो के की वैल्यू आ जाएगी 3 मेरे पास। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, के फैक्टर से लेंथ रिड्यूस हुई है, 16 माइनस के हुई है। सो 16 माइनस के करेंगे 13, ये के फैक्टर से इंक्रीज हुई है, 10 प्लस 3 करेंगे 13। सो ये आ जाएगा 13 इंटू 13, 169 उस स्केयर का एरिया आ जाएगा। जब स्केयर बन जाएगा ना तो दोनों लेंथ और विड्थ सेम हो जाएंगी, 13 13 हो जाएंगी। सो स्केयर का एरिया 169 आया है। इस ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया वाज 16 इंटू 10, डैट वाज 160। सो एरिया का डिफरेंस बताना है हमने, एरिया का डिफरेंस वाज, एरिया चेंज वाज 9 यूनिट्स। तो 9 यूनिट्स का यानी 9 सेंटीमीटर्स का चेंज आया है। A car travels at 45 km per hour for 2 1/3 hours and at 40 km per hour for 3.5 hours and at 60 km per hour for the remaining 4 1/6 hours. What is the average speed in kilometers per hour for the entire journey? So थोड़ा सा सॉल्विंग ज़्यादा है, वरना वेरी इजी क्वेश्चन है। वो ये है कि आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो, राइट। टोटल टाइम से आप उसको डिवाइड कर दो, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आप क्या कर लो, डिवाइड कर लोगे। सो टोटल डिस्टेंस पहले मैं निकालता हूं। पहले 45 की स्पीड है मेरे पास और टाइम है 2 1/3 आवर्स। सो 2 1/3 आवर्स क्या बनेगा, सो 2 1/3 आवर्स बनता है 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7/3 है। और स्पीड कितनी है, 45 की स्पीड है। सो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो स्पीड इज 45, डिस्टेंस पहले वाले का नाम हम रख देते हैं x1, डिवाइडेड बाय टाइम है 7/3। सो 7/3 है यहाँ पे। सो 7/3 पूरे का पूरा एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपके पास x1 डिस्टेंस आ जाएगा। सो 45 इंटू 7/3 करेंगे, 3 1 जा 3 15 जा, 7 इंटू 15 कर लेंगे। सो डैट इज 75 एंड 30। सो डैट इज 105। सो 15 इंटू 7 इज 105। सो पहला डिस्टेंस आएगा मेरे पास, फर्स्ट डिस्टेंस विल बी 105 आ गया मेरे पास। सेकंड डिस्टेंस निकालेंगे, सेकंड डिस्टेंस में स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की थी और 3.5 आवर्स के लिए ट्रैवल हुआ है। सो वहाँ पे 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, इसको रेड में कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और x2 डिस्टेंस का नाम है, डिवाइडेड बाय टाइम लगा 3.5 आवर्स। 3.5 का मतलब क्या होगा, 2 3 6, 6 में 1 ऐड करोगे 7/2 आ जाएगा। सो 7/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x2 विल बी 40 इंटू 7/2, 2 1 जा 2 20 जा। सो x2 आ जाएगा मेरे पास 140। सो 140 का डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास ये। थर्ड डिस्टेंस भी मैं निकाल लेता हूँ। सो थर्ड डिस्टेंस को मैं ब्लैक में सॉल्व कर लेता हूँ। सो वहाँ पे स्पीड जो है वो 60 की है। सो वहाँ पे स्पीड 60 की है, डिस्टेंस का नाम x3 कर लेते हैं। टाइम जो है 461 और 4 6 24, 24 में 125/6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो x3 डिस्टेंस आ जाएगा 60 इंटू 25/6, 6 1 जा 6 10 जा। सो थर्ड इंटरवल में 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो 250, 105 है और 140 है। सो तो टोटल डिस्टेंस इज 250, 105 एंड क्या था वो 140। डिवाइड कर लो आप टोटल टाइम से। सो टोटल टाइम पहले का टाइम आया था मेरे पास 7/3, 7/3 प्लस सेकंड का टाइम आया था मेरे पास 7/2, 7/2
थर्ड का टाइम क्या बना था 25/6। सो सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले नीचे वालों का हम एलसीएम ले लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं एक हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। सो ऊपर तो मैं ऐड करूंगा सिंपली, सो सिंपली मैं 250 में 105 ऐड करूंगा, दिस विल बी 355। सो 355 में मैंने 140 ऐड करना है, सो दिस विल बी, मेरे पास आ जाएगा ये 495। सो ऊपर तो आएगा 495, नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। सो एलसीएम लेंगे 6 ही एलसीएम आएगा मेरे पास इनका, इनका एलसीएम 6 ही आएगा ना, क्योंकि तीनों नंबर एक टेबल में आ रहे हैं, तो लार्जेस्ट वन विल बी देयर एलसीएम। सो 7 2 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 होता है, सो 7 3 ज़ा 21 और 25 आ जाएगा। सो 25 में आप ऐड करेंगे 21 और उसमें आप ऐड करेंगे 14, सो 60 आ जाएगा टोटल टाइम। सो 60 आ गया ये टोटल, 60/6, 60/6 था सॉरी, ये 60/6 करोगे जब आप इसको, सो 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे आ गया मेरे पास 10 आ गया। सो 49.5 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है इन सारे डिस्टेंसेस की कंबाइंड। सो इजी क्वेश्चन था, खाम का एग्जामिनर ने उसको लेंथी किया हुआ था। एवरेज स्पीड ऑफ अ कार फॉर अ जर्नी इज 40 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन इज 2 1/4। ये मैं नहीं करवा रहा, क्यों नहीं करवा रहा, ऊपर करवा चुका हूँ, क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो इसी क्वेश्चन को 3 दफा 3 जगह रेपिटेशन हो रही थी। चलो बता देता हूँ, 40 किलोमीटर की स्पीड है, डिस्टेंस x है, टाइम 1/4 है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 9/4 है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे 40 को 9/4 से, 4 1 ज़ा 10 ज़ा, सो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा देखने वाला है कि चीज़ों में वो कह रहा क्या है, पूछ रहा क्या है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मतलब यह है कि इस बड़े सर्कल में से इन दो जो छोटे सर्कल्स हैं, इनको इनका एरिया मैंने माइनस करना है। सो बड़े सर्कल का डायामीटर गिवन है, डैट इज 14, लार्जर सर्कल का 14 है। सो अगर डायामीटर इज 14, सो द रेडियस विल बी 7, सो एंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल विल बी पाई आर स्केयर, दैट विल बी 49 पाई। ठीक हो गया। स्मॉलर सर्कल्स की अगर बात करते हैं, स्मॉलर सर्कल का अगर डायामीटर 7/4 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा जी, रेडियस हो जाएगा 7/8, 7/8 हो जाएगा ना रेडियस। देखो ना, 7/4 अगर हमारे पास डायामीटर है, सो उसको हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7/8 हो जाएगा। सो स्मॉलर सर्कल्स का एरिया को मैं सी से रिप्रेजेंट चलो करता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि उसका रेडियस हो गया है मेरे पास 7/8, सो दैट विल बी 7/8 का स्केयर इंटू पाई। सो 7 का स्केयर करोगे तो 49, नीचे आएगा 64। सो 49/64 पाई। अब दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल है ना, दोनों का 49/64 पाई आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 1 ये आ जाएगा 32, तो दिस विल बी 49 पाई/32 इन दोनों सर्कल्स का, ये वाले। सो सम करने के बाद 49 पाई/32 आया। मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 थे ना, बजाय कि मैं दोनों को सम करता, मैंने एक को ही निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, तो बड़े सर्कल का एरिया आया था 49 पाई, उसमें से माइनस कर दो छोटे सर्कल्स का एरिया जो आया है 49 पाई/32। सो ये हो जाएगा 32 × 49 पाई। सो 32 × 49 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 49 पाई/32 आ जाएगा मेरे पास। सो 32 में से 1 माइनस होगा, सो 31 × 49 पाई/32 आ जाएगा। सो इसका आंसर इसी फॉर्म में ही ऑप्शन में गिवन था, इसलिए मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व नहीं करा। अगर फर्दर सॉल्व करना भी होता तो पाई की वैल्यू प्लग इन करके करते, तो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, थोड़ा सा ये ट्रिकी उसने बनाया हुआ था, लेकिन इस तरह से था। प्रोबेबिलिटी आ गई अब जी। व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? सो व्हेनेवर अ डाइस इज रोल्ड, द आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। So the prime numbers are 2, 3 and 5. So 3 numbers are prime numbers and the total numbers are 6, 1/2 आ जाएगा। So probability आपने कैसे निकाली है, probability of prime numbers कैसे आएगा? Number of times prime numbers आया, total number in the sample space. So number of times prime number आया 3 times आया है, total number in the sample space 6 है, 1/2 आ जाएगा। तो 50% चांस है कि नंबर जो है वो आएगा। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन फिर आ गया है। सो 60 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो फिर चेंज हो जाएंगे, जो रिमेनिंग क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के हैं उसकी आ जाएंगी चीजें। अ शॉप सेल्स द जैकेट फॉर $80, द जैकेट ओरिजिनल प्राइस वाज मार्क्ड अप बाय 25% फॉर द सेल।
Later the shop offered a 20% discount on this marked up price. What is the final price of the jacket? So $80 प्राइस थी, 25% पहले इंक्रीज कर दी. सो 80 का 25% निकाल लेंगे सिंपली. सो 80 का 25% निकालेंगे. सो यूं कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई. ठीक है. सो 25 वन जा, 25 फोर जा, 4 वन जा, 4 20 जा. मैंने क्या किया, मैं रिपीट ही करूंगा, आज के क्वेश्चन में बहुत दफा बताया कि परसेंटेज निकालनी है, सिंपली आपने मल्टीप्लाई करवाना है. ठीक है. उस परसेंटेज से परसेंटेज खत्म करें, 100 से डिवाइड किया. सो 25 वन जा 4 जा आ जाएगा, ये आ गया 20. सो $20 का इंक्रीज आया 25% पे, तो न्यू प्राइस होगी थी $100. अब इस पर 20% का डिस्काउंट आया, तो 100 का तो 20% 20 ही होता है. सो न्यू प्राइस जो है, न्यू प्राइस दोबारा वापस जो है फाइनल सेलिंग प्राइस $80 पे चली गई है. राइट. सो मैं फिर बता देता हूं कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में. ठीक है. कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्योंकि आंसर वापस वही आ गया, इस वजह से शायद आप लोगों को. $80 है प्राइस, 25% इंक्रीज किया. सो 80 का 25% निकाला मैंने. सो 25% निकाला. सो 25 वन जा, 25 फोर जा आ गया, 4 वन जा, 4 टू जा. सो $20 का इंक्रीज आया. सो नई प्राइस होगी 80 में 20 ऐड करके 100. अब इस 100 के ऊपर 20% का डिस्काउंट दे रहा है. सो 100 का 20% $20 ही है ना. सो ये आ जाएगा. 54 की स्टेटमेंट में आपको कह रहे हैं कि सोल्यूशन कंटेन्स वाटर एंड अल्कोहल इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो वाटर रेशियो अल्कोहल एक सोल्यूशन के अंदर है एडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2. इफ 10 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड टू द सोल्यूशन, अगर आप 10 लीटर्स ऑफ वाटर को ऐड करते हो टू द सोल्यूशन, तो नई रेशियो 5:2 बन जाती है. सो ट्रीट दिस रेशियो एज पार्ट्स. तो इसका मतलब है इसके 3x पार्ट्स हैं और अल्कोहल के 2x पार्ट्स हैं. सो 3x पार्ट्स हैं और इसके 2x पार्ट्स हैं. रेशियो में डिवाइड हो रहा होता है चीजें. 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड हुआ है इसमें. 10 लीटर्स ऑफ वाटर जब ऐड हुआ है इसमें, तो नई रेशियो हैज बिकम 5:2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लोगे. 6x प्लस 20 आ जाएगा एंड दिस विल बी 10x. राइट. सो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर लिया. सो 10x एंड 2. बट रिमेंबर 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड हुआ था. जब 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड हुआ है तो वाटर के अंदर ये एडिशन आपने करनी है, यहाँ नीचे नहीं 10 ऐड करना. अगर अल्कोहल होता तो अल्कोहल में करते. और रेशो को एज इट इज आपने लेना है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 20 आ गया. दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10x आ गया. सो 20 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा. x की वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर्स. सो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ अल्कोहल बताना है. सो ओरिजिनली अल्कोहल के देयर वर 2 पार्ट्स, 2x पार्ट्स थे. सो 2 इंटू 5 किया, 2 5 जा 10 आ जाता है. सो 10 लीटर्स में हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल जो था वो प्रेजेंट था. ठीक है जी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंपनीज रेवेन्यू ग्रू फ्रॉम $45 4,50,000 to 6,75,000 over 3 years. Calculate the average annual growth expressed as percentage. राइट. तो एवरेज आपने ग्रोथ बतानी है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज आपके पास आया है. सो 3 सालों में ये चीज हुई है. सो ये चीज 3 सालों में हुई है. सो अगर 3 इयर्स में इंक्रीज हुआ है, सो 3 इयर्स के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है, 675 में से आप 450 को माइनस कर लोगे, 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा. सो $2,25,000 का आपके पास इंक्रीज आया है इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स. ठीक है. सो 4,50,000 से आप इसकी रेशो ले लेंगे, परसेंटेज सॉरी ले लेंगे, परसेंटेज इंक्रीज ले लोगे. जीरोज के साथ आप कैंसिल कर दो. दीज 2 जीरोज विद दीज 2 जीरोज के साथ आप कैंसिल कर दो. सो यू विल हैव 2250 डिवाइडेड बाय 45. सो 50% का आपके पास इंक्रीज था इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स. इन 3 इयर्स. सो अब इन्हें एवरेज करना है उसको फॉर एनुअल ग्रोथ रेट. सो 50 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो लास्ट में 50 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे. सो यू विल गेट द आंसर. सो दिस विल बी 16 पॉइंट समथिंग. क्यों? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 2 0 और 3 6 जा 18 आ जाएगा. सो 6 आएगा, पॉइंट डालेंगे, 2 आएगा, अगेन फिर 6 आएगा, 16.66 कंटिन्यू रहेगा. 16.67% का एनुअल रेट है. ठीक है ना. ये 3 इयर्स का परसेंटेज इंक्रीज आई थी.
सो परसेंटेज इंक्रीज आपकी 3 ईयर्स में, फिर पर ईयर निकालेंगे, डिवाइड कर दिया। John and Sarah are traveling from two different cities 300 miles apart. So John और Sarah जो हैं, they are traveling and they are traveling from two cities. और उन cities का जो distance है that is 300 miles apart. So the city A and the city B and इनके बीच में जो distance है that is 300 miles का है. So अब आपको ये कह रहा है कि जॉन 50 की स्पीड पे इस तरफ आ रहा है 50 माइल्स पर आवर की, और सारा जो है वो 60 माइल्स पर आवर की एवरेज स्पीड पे इस तरफ आ रही हैं। तो कितनी देर के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, कितनी देर के बाद उन दोनों की मुलाकात जो है वो होगी। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों का कंबाइंड स्पीड निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक तरफ आ रहे हैं। सो 50 + 60 की कंबाइंड स्पीड आ जाएगी 110। सो 110 आ जाएगा। डिस्टेंस वॉज 300 माइल्स, 110 से डिवाइड करेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे वैसे 330 था, 330 को 110 से डिवाइड करते 3 आ जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है क्योंकि मैंने इसमें 300 कर दिया है। सो 300 बाय 110 करेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22, 8 बचेगा। पॉइंट पुट करूंगा, सो 11 7 ज़ा 77, फिर 3 बचेगा। सो 2.7 समथिंग आ रहा है। सो 2.7 आवर्स के बाद ये एक दूसरे के साथ मीट करेंगे। अगर ऑप्शंस में उसने 2 आवर्स के साथ मिनट्स दिए हुए तो 0.7 को आप मिनट्स में चेंज कर लेना 60 से मल्टीप्लाई करके। सो 0 0 के साथ कैंसिल आ जाएगा, 7 6 42 मिनट्स आ जाएगा। सो 2 आवर्स एंड 42 मिनट्स के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ, उनकी ट्रैवल करने के बाद उन दोनों की जो है ना वो एवरेज एक किसी जगह के ऊपर मुलाकात होगी। In a certain class of 45% of the students are girls. If there are 44 boys in the class, how many students are there in total? So एक क्लास में 45% लड़कियां हैं और 44 बॉयज हैं। तो बताओ कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब है बॉयज कितने परसेंट हैं, इजी बीजी है, बॉयज 55% है। एक नंबर का 55% बन रहा है 44। तो बताना है टोटल नंबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x 44/55 इंटू 100। सो 11 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 20। सो देर आर 80 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्केयर्स इज 9:16। अब दो स्केयर्स हैं जिनकी रेशो ऑफ एरियाज जो है वो 9/16 है। इफ द साइड लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्केयर इज 6 सेंटीमीटर। अब स्मॉलर है तो उसकी रेशो स्मॉलर वाले की है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्मॉलर को पुट करूंगा। आपने साइड लेंथ ऑफ द लार्जर स्केयर बतानी है, उसको मैं एक्स कर लूंगा। अब स्केयर का एरिया क्या होता है, लेंथ का स्केयर स्केयर का एरिया होता है। क्यों, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, 6 का स्केयर 36 आ जाएगा। अगर ये x है ये भी x होगा, x इंटू एक्स का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी स्केयर कर लेंगे, यहाँ पे भी स्केयर करेंगे। स्केयर क्यों किए, क्योंकि सेम क्वांटिटीज के बीच में रेशो ली जाती है, इनको एरियाज बनाया है। ये 6 सेंटीमीटर एरिया नहीं था, साइड लेंथ की वैल्यू थी स्मॉलर ट्राइंगल की। तो स्मॉलर ट्राइंगल की रेशो ऊपर है, लार्जर की नीचे है, इसलिए ऊपर स्मॉलर वैल्यू नीचे बढ़ी। सो एरियाज की रेशो है, तो एरिया के लिए साइड्स को स्केयर करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 इंटू 16 हो जाएगा, और 9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्केयर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ले लेंगे, हर तरफ अंडर रूट लेंगे तो 6 इंटू 4/3 आ जाएगा। 6 4 का क्या होता है मेरे पास 24, 24 को 3 से किया तो 8 आ गया। मैंने क्या किया, अंडर रूट ले लिया हर वैल्यू का। जो लार्जर स्केयर होगा उसका एरिया जो है वो मेरे पास क्या बन रहा होगा, उसका एरिया 64 जो है वो उसका एरिया बन रहा होगा, और साइड लेंथ उसकी 8 बन रही होगी। करके बच्चे का आप चेक कर लो, एक की 36 बनी थी ना, दूसरे का एरिया 64 बनता है, कैंसिलेशन करो 9:16 ही आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Maria's monthly salary is $4,800. She spends 25% of her salary on rent, 15% on groceries, and save the rest. How much does she save at the last of each month? So 25% रेंट में चला गया, 15% ग्रोसरीज में चला गया, 40% स्पेंड हो गया। सेविंग कितने परसेंट है, 60% है। 60% सेविंग है। सिंपल है, 4800 का 60% निकाल लेंगे ना, परसेंटेज निकालने के लिए 60% मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जीरो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये जीरो जीरोस के साथ कैंसिल हो गए, एंड 60 इंटू 48 कर लोगे। 48 को 60 से किया, 0 0 क्रॉस आ जाएगा, 6 8 ज़ा 48, 8 आएगा, 4 आपके पास कैरी चला जाएगा। $2,880 उसकी सेविंग्स आ जाएंगी। $2,880 इज द आर द सेविंग्स ऑफ मारिया। Two cyclists from same point,
but travel in opposite directions. One cyclist travels at 12 miles per hour, the other cycles at 15 miles per hour. After 3 hours, how much far apart they? Let's say इस पॉइंट से स्टार्ट किया, पॉइंट ए था, एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है। जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो 12 माइल्स पे जा रहा है। सो 3 घंटे के बाद वो 12 इंटू 3 करके 36 माइल्स कवर कर चुका होगा। सो इसने 36 माइल्स कवर किए हैं, दूसरा 15 पे जा रहा है, इसने इस पॉइंट से 45 माइल्स कवर किए हैं। दोनों को ऐड कर दो, आपस का डिस्टेंस आ जाएगा 6 में 5 ऐड हुआ 11, 1 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, सो 81 आ जाएगा। सो 81 माइल्स दे आर अपार्ट आफ्टर साइक्लिंग एट दीज स्पीड्स फॉर 3 consecutive hours. A rectangle has a length that is twice its width. So we have a rectangle again here. So it has the length that is twice its width. Length जो है वो आपकी width का twice है. So let's say width x है, length मेरे पास 2x है. A square with the same perimeter at this rectangle has an area of 144 centimeter square. So एक जितना पेरीमीटर इसका है उतना ही पेरीमीटर का एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर पेरीमीटर इस ट्रायंगल का भी और पेरीमीटर इस स्क्वायर का भी सेम है, उसका जो एरिया है वो 144 है। सो एरिया 144 है। एरिया कैसे आता है? लेंथ इनटू विड्थ। सो एरिया के केस, स्क्वायर के केस में लेंथ और विड्थ सेम होते हैं, यानी वो 12 का स्क्वायर होके 144 हुआ है। सो एक साइड 12 है, इनफैक्ट हर साइड स्क्वायर की ही 12 है। सो पेरीमीटर आएगा 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 48। पेरीमीटर सम ऑफ साइड होता है ना, 48 आएगा। अब ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, पेरीमीटर दोनों के सेम है, वैल्यूज 48 है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ। सो व्हाट आई विल डू हियर इज कि 48 वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि उसने कहा था पेरीमीटर सेम है। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू 2x है, विड्थ की वैल्यू x है, दिस विल बी 4x प्लस 2x 48, 6x इज इक्वल टू 48, x विल बी इक्वल टू 8। विड्थ जो है वो 8 आ गई, हमने बताना क्या था? डायमेंशन ऑफ ट्रायंगल बतानी थी, तो विड्थ 8 आ गई है और लेंथ जो है वो 16 आ गई है। इजी पीजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture contains milk and water in the ratio of 7:3. So again इसको पार्ट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 7x 3x इनकी रेशो है। 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड हुआ है। सो मिल्क टू वाटर की रेशो थी ना, ऊपर मिल्क है, नीचे मेरे पास वाटर है। सो 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया उसने। सो 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया, नई रेशो बन गई, वो कहता है 7/5। सॉल्व कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन अभी 3 क्वेश्चन पहले गुजरा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 35x आ जाएगा। दिस साइड पे हमारे पास 7 3 21x आएगा, प्लस 70 आएगा। सो 21 को तो ले जाएंगे, माइनस करेंगे, 14x 70 आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। सो आपने क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी थी टू द मिक्सचर। सो मिल्क टू वाटर था, मिल्क के पार्ट 7x थे, सो 7 इंटू 5 किया था, मिल्क आपके पास 35 लीटर्स है। So moving on to the next question, a car's value depreciates annually by 15%. The initial value of the car was $30,000. What will be its value after 2 years? So 2 years की depreciation बतानी है, हर साल 15% fixed की depreciation हो रही है आपके पास। So क्या होगा कि $30,000 का हम निकाल लेंगे 15%। So 15% निकालेंगे, so जीरो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 15 3 जा 45 और हमारे पास 2 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। सो मेरे पास 2 जीरोज आ जाएंगे। जब मेरे पास 2 जीरोज आएंगे, सो 2 जीरोज जब मेरे पास उसके साथ आ गए तो $4,500 की पहले साल में कमी आई है। सो $30,000 में से $4,500 उसकी प्राइस जो है वो माइनस हो गई है। सो यू विल बी लेफ्ट विद द न्यू प्राइस ऑफ $25,500 आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद आपकी ये प्राइस हो जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर दोबारा इस पर 15% की डिप्रिसिएशन आएगी, अब इसके मुताबिक 15% आप लोगे। सो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 255 इंटू 15 कर लेंगे और 255 इंटू 15 करेंगे। सो दिस विल बी 255 इंटू 15 विल बी 3825। सो इस ईयर 3825 की डिप्रिसिएशन आई है डॉलर्स की। सो 2550 में से आप माइनस कर लोगे 3825 को। सो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी द न्यू प्राइस जो उसकी आफ्टर 2 ईयर्स होगी, दैट विल बी $21,675। सो इसको माइनस कर लीजिएगा, मैंने स्टेप्स नहीं किए माइनस के। अ पर्सन वॉक्स 3 miles नॉर्थ,
then 4 miles east. He then decides to turn directly to his starting point in a straight line. Calculate the shortest distance between the points. So एक बंदे ने क्या किया कि पहले वो नॉर्थ चला है, फिर 5 माइल्स ईस्ट पे चला गया. सो मैंने आपको बताया है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है. जहां पे भी आप ड्रॉ करोगे तो आपने अपने टॉप पे नॉर्थ लेना है, राइट हैंड पे आपने हमेशा अपने ईस्ट लेना है. टॉप पे नॉर्थ हुआ तो बॉटम पे साउथ हो जाएगा, राइट हैंड पे अगर ईस्ट है तो लेफ्ट हैंड पे आपके पास वेस्ट हो जाएगा. सो पहले 3 माइल्स नॉर्थ गया, फिर वहां से 4 माइल्स ईस्ट चला गया. ईस्ट इस तरफ है, सो 4 माइल्स ये चला गया. अब उसने डिसाइड किया कि मैंने जहाँ से स्टार्ट लिया था, ठीक है, वो पॉइंट ये है, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, मैं इसी से यहाँ पे यूँ स्ट्रेट लाइन में जाऊँ. तो बताओ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा. तो सिंपली ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन गया और 90 डिग्री के ऊपर होती है हर डायरेक्शन. आपस में एक दूसरे से नॉर्थ से ईस्ट पे गया तो 90 डिग्री का डिस्टेंस है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे. वो क्या कहता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो बेस इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है 9 प्लस 16 आ जाएगा. सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज 25, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इज 5. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर 5 बनेगा अगर उसने इस तरफ से आना है, 5 माइल्स बनेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 88 मीटर्स. एक सर्कुलर गार्डन है आपके पास, राइट. सो एक मेरे पास सर्कुलर गार्डन है. सो अगर मैं सर्कुलर गार्डन को ड्रॉ करूं तो एक मेरे पास सर्कुलर गार्डन है ऐसे, और उसका जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 88 मीटर. सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अगर मैं यहाँ से सर्कल को चला पूरा राउंड घूमता हुआ वापस इसी पॉइंट के ऊपर आया, राउंड ट्रिप करता हुआ मैं वापस इसी पॉइंट के ऊपर आया, तो सर्कमफ्रेंस होता है. तो सर्कमफ्रेंस होता है जी 2 पाई आर. उसकी वैल्यू इज गिवन एज 88. 2 पाई आर है, ठीक है. सो 2 पाई आर है मेरे पास. सो 2 पाई और आर है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो 44/पाई आ जाएगा मेरे पास रेडियस. मैंने एरिया निकालना है सर्कल का, सर्कुलर गार्डन का. सो एरिया क्या होता है, एरिया होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर. सो आर यहाँ पे आया 44 पाई. सो पाई अपनी जगह पे है, आर की वैल्यू आई है मेरे पास 44 पाई. सो 44/पाई का स्क्वायर कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना. पाई आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 44 का स्क्वायर, नीचे आएगा पाई का स्क्वायर, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा. ऊपर आया मेरे पास 44 का स्क्वायर. सो डैट मीन्स 44 इंटू 44. नीचे आया मेरे पास 22/7. तो सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 7/22 इंटू 44 इंटू 44. 22 वन ज़ा 22 टू ज़ा. सो 22 इंटू 44 करेंगे फिर 88 आ जाएगा. सो 88 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 7 8 ज़ा 56, 6 आएगा, 5 कैरी, 7 8 ज़ा 56. फिर उसमें 5 ऐड होगा तो 61 आएगा जाएगा. तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया मेरे पास आएगा. So moving on to the next question. A business owner invests in two projects A and B in the ratio of 3:5. The total investment is $32,000. How much invested in each project? So 3x plus 5x कर लेते हैं, equal to $32,000 कर लेंगे. Simply 8x आ जाएगा, $32,000 आ गया. सॉल्व किया, 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 32. सो x आ जाएगी $4,000. सो एक में उसने किया है 3 इंटू $4,000 और दूसरे में 5 पार्ट्स है तो 5 इंटू $4,000. सो एक आएगा मेरे पास $12,000 और दूसरी वैल्यू मेरे पास आएगी $20,000. पैरामीटर का प्रॉब्लम है अगेन, सर्कुलर गार्डन का डायमीटर ऑफ 14 मीटर्स. सो पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व कर लेते हैं. सर्कुलर गार्डन है मेरे पास जिसका डायामीटर इज 14 मीटर्स. सो ये टोटल डिस्टेंस जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 है. सो सराउंडिंग इट्स रेक्टेंगुलर वॉकवे दैट इज 2 मीटर्स वाइड ऑन ऑल साइड. सो यहाँ पे क्या है कि उसके जो है ना एक सराउंड कर रहा है उसको एक रेक्टेंगुलर वॉकवे जो कि हर तरह से 2 मीटर वाइड है. कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर वॉकवे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, वो उसकी सराउंडिंग से 2 मीटर्स वाइड है ऑन ऑल साइड्स. अच्छा, इधर से भी 2 मीटर ज्यादा है, इधर से भी 2 मीटर्स जो है वो ज्यादा है. सो अब रेक्टेंगल का अगर डायमीटर 14 था तो उसका रेडियस ये 7 है, ये भी 7. तो 7 और 7 14, 14 में ये वाला 2 और ये वाला 2 ऐड करेंगे. सो 14 प्लस 4 18 आ जाएगा. सो पेरीमीटर निकालना है हमने, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, ठीक है, फॉर दैट रेक्टेंगुलर
गार्डन। इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, इसकी स्टेटमेंट ही नहीं मुझे समझ आ रही। मेरी भी जवाब देगी ये छुट्टी। ठहरो 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 ठहरो। 67 में क्या कह रहा है, कह रहा है 14 मीटर्स का सर्कुलर गार्डन था। चल ठीक हो गया, बात तेरी समझ ली भाई। अच्छा, 14 मीटर्स ये हो गया। सराउंडिंग इट इज अ रेक्टेंगुलर वॉक वे दैट इज 2 मीटर वाइड। अच्छा अच्छा, वो हर तरह से 2 मीटर वाइड है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर वॉक वे। ठीक कर रहे थे हम लोग। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक सर्कुलर गार्डन है विच इज सराउंडेड बाय अ रेक्टेंगुलर पाथवे। सो दोबारा पढ़ देता हूं मैं स्टेटमेंट को। सो क्वेश्चन नंबर 67, नाउ अ सर्कुलर गार्डन हैज अ डायमीटर ऑफ 14 मीटर। सो एक सर्कुलर गार्डन है आपके पास, ठीक है जी, 14 मीटर्स का उसका डायामीटर है। और उसके इर्द गिर्द जो आपके पास उसने ना रेक्टेंगुलर पाथवे बनाया हुआ है। रेक्टेंगुलर जो पाथवे है ना, वो जो रेक्टेंगुलर पाथवे है, ठीक है, वो 2 मीटर्स वाइड है हर तरफ से उस सर्कल के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे ड्रॉ करने में इशू हो गया। तो ये 2 मीटर्स वाइड है। सो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर वॉकवे। सो अंदर ये 14 था, ये लेट्स से इसके साथ टच होना चाहिए। तो अंदर से ये 14 था और ये 2 मीटर्स है, ये भी 2 मीटर्स है। ठीक है, सो 14 में 2 और 2 ऐड किया, सो 18 इसकी लेंथ आ जाएगी, 18 इसकी विड्थ आएगी, क्योंकि हर तरह से वो, तो ये भी 14 है, हर तरह से वो 2 है ना, सो 2 ये और 2 ये। सो 14 में 2 + 2 ये भी 18 आ जाएगा। सो लेंथ भी 18 है और आपका विड्थ भी 18 है। सो इन सच सिचुएशन आपके पास क्या होगा, ये स्केयर बन गया है 18 + 18 + 18। सो पेरीमीटर निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, सो 18 में 18 ऐड होगा, यू विल गेट 36। एंड 36 को आप 2 से करोगे तो 72 meters will be the perimeter. So if a dice is thrown, find the probability that same number shows up on both dice. अब 2 dices हैं, जब 2 dices हैं तो 6 into 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 बनेंगे। फर्स्ट डाइस पे 1 है, अगले पे 1 और 2 है, फिर 1 और 3 है। करते करते आई विल गो टिल 1,6, फिर पहले पे 2 अगले पे 1, करते करते मैं जाऊंगा 2,6 तक। तो इसका मतलब है कि ये चलेगा 6,1 से लेके 6,6 तक। सो इसलिए टोटल आउटकम्स बनेंगे 36। सो 36 आर द टोटल आउटकम्स। कितनों के ऊपर सेम आया, 1,1 पे सेम आएगा, 2,2 पे सेम आएगा, 3,3 पे, 4,4 पे, 5,5 पे, 6,6 पे। इन सब के ऊपर जो है वो ये सेम आएगा। जब ये सेम आएगा तो 6 ऐसे हैं कि जो जिनके ऊपर सेम आया है, तो 1/6 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द X आर्टिकल्स। सो जो आपके पास 20 आर्टिकल्स हैं उनकी कॉस्ट प्राइस इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। सो मैं क्या करूंगा, सो 20 की जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू द X आइटम्स की जो सेल प्राइस है। द प्रॉफिट ऑफ 25%, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अगर प्रॉफिट 25% का है तो एक्स जो है, कितने वो आर्टिकल्स थे एक्स, वो आपने बताने हैं। सो प्रॉफिट क्या होगा, सो परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास इज 25%। सो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है मेरे पास, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस CP इंटू 100। सो दिस विल बी 100 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, सो 0.25 इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, CP को आई विल टेक इट ऑन द अदर साइड एंड आई विल मल्टीप्लाई इट। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बिकम 0.25 ऑफ CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू पुट इन करोगे, सो 0.25 ऑफ CP आ जाएगा। प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो आई विल टेक दिस कॉस्ट प्राइस ऑन द अदर साइड। सो दिस CP, ये जो जब दूसरी तरफ जाएगा, so this will become plus CP. So 0.25 times of CP and plus CP will become 1.25 of the cost price is equal to the sales price. So हमें ये पता चला कि जो sales price है that is 1.25 times of the 1.25 times of your cost price है। So वैसे भी अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, so इसका मतलब यही है
कि कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा बेचा जा रहा है आइटम को, सो 25% ज़्यादा बेचा जा रहा है, तो 1.25 के ऊपर उसको सेल आउट किया जा रहा है टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. सो एनीवेज आई प्लग इन द वैल्यू हेयर. सो 20 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस थी दैट वाज इक्वल टू x टाइम द सेल प्राइस. सो 1.25 द सेल 1.25 द कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास. मैंने सिंपली क्या किया, जो वैल्यू मेरे पास आई थी मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. cost price will get cancelled and x will be 20 by 1.25. so 20 by 1.25 करोगे तो 16 आ जाएगा. so x की value will be 16. so the value of x will be 16. A man buys a cycle for rupees 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? So एक आदमी ने एक साइकिल बाय की फॉर रुपीज, कॉस्ट प्राइस है उसकी 1400, उसको 15% का लॉस हुआ, तो आपने बताना है कि उसकी सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है. 15% का लॉस है, इसका मतलब है वो अपनी कॉस्ट प्राइस के 85% के ऊपर सेल आउट हुआ है. तो अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका 15% निकालो फिर इसमें से माइनस करके आंसर निकालो. सो इंटरेस्ट टेस्ट में टाइम बच जाएगा आपका, यू विल सेव द टाइम. अगर आप डायरेक्टली इसका 85% निकालो, क्यों 85% निकालो भाई, जब 15% का लॉस हुआ है तो वो अपनी 100% वैल्यू पे नहीं सेल आउट हुआ, बल्कि 15% का लॉस का मतलब है 100 में से 15 माइनस करके 85% पे सेल आउट हुआ है, ऑफ द वैल्यू पे सेल आउट हुआ. सो 1400 इंटू 85% कर लेंगे हम लोग. सो 1400 का जो मेरे पास 85% आएगा डैट विल बी 85/100 आ जाएगा. सो जीरो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे. हेयर यू विल हैव 85 इंटू 14. सो 4 5 ज़ा 20, जीरो आ जाएगा, 2 विल बी कैरिड. 4 8 ज़ा इज 32, 32 में 2 आ जाएगा, 34 आ जाएगा. सो नेक्स्ट 1 क्रॉस पुट करूंगा, 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8, 0 9 एंड 11. सो 1190 रुपीज़ की उसने अगर सेल आउट किया तो उसको 15% का लॉस हुआ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है. इफ A does a work in 10 days and B does the same work in 15 days, how many days will they together take to finish the same work? So जो मेरे पास A है उसका जो रेट ऑफ वर्क है डाट इज 1/10, और जो B है उसका जो रेट ऑफ वर्क है 1/15, दोनों के रेट्स को ऐड करके कंबाइंड रेट आ जाएगा मेरे पास. सो व्हेन आई विल टेक द एलसीएम दैट विल बी 15 इंटू 10. सो दिस विल बी 10 इंटू 10 प्लस 15 आ जाएगा जब मैंने एलसीएम लिया. सो इन द न्यूमरेटर आई विल हैव 25, इन द डिनोमिनेटर आई विल हैव 15 इंटू 10. सो ये आ जाएगा 25/150. तो ये रेट है, टाइम निकालना है दोबारा रेसिप्रोकेट कर देंगे. सो दिस विल बी 150/25. सो टाइम आ जाएगा. सो 25 1 जा 25 6 जा. सो इफ दे विल वर्क टुगेदर दे विल टेक 6 days. So moving on to the next question. A car goes 15 miles on a gallon of gas when it is driven at 50 miles per hour. When the car is driven at 60 miles per hour, it only goes 80% as far. So अगर एक गाड़ी को आप 50 माइल्स की स्पीड से ड्राइव करते हो तो 15 माइल्स टू द गैलन देती है, और अगर आप 60 माइल्स पे करते हो, ड्राइव करते हो, तो वो इस माइलेज का सिर्फ 80% आपको देता है. सो पहले तो माइलेज निकाल लेंगे अगर 60 की स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं. सो हाउ मेनी गैलन्स विल इट टेक टू ट्रैवल 120 माइल्स ड्राइविंग एट 60 माइल्स पर आवर. सो इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि अगर गाड़ी को आप 50 माइल्स की स्पीड से चलाते हो तो वो 15 माइल्स टू द गैलन देती है. अगर आप 60 की स्पीड से चलाते हो तो 15 माइल्स का 80% आपको वो देती है. सो 15 माइल्स का 80% आपको देता है. सो अगर आप 60 की स्पीड से गाड़ी को चलाते हो तो 120 माइल्स के लिए कितना पेट्रोल जो है वो कंज्यूम होगा, कितने गैलन्स में गैस या पेट्रोल जो है वो कंज्यूम होगा. सो 15 का 80% निकालने के लिए उसको 80 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देंगे. जीरो जीरो इसके साथ कैंसिल. 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 4 जा 3 4 जा 12. सो अगर ये गाड़ी 60 की स्पीड पर चलेगी तो 12 माइल्स पर गैलन देगी. तो 12 माइल्स पर गैलन देगी. 60 की स्पीड से ड्राइव करें, 120 माइल्स टोटल हैं. सो 12 माइल्स टू द गैलन है, डिवाइड कर लेंगे. तो आंसर विल बी 10 गैलन्स का पेट्रोल जो है वो कंज्यूम होगा अगर 60 की स्पीड से चलाओगे और 120 माइल्स का डिस्टेंस कवर करोगे. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Like, comment, and subscribe.